अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। मुझे अब कहते हैं सुहाग सर और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और मैं तारुफ कराता हूँ हरमीत सिंह का। फौरी आप वहाँ हमेशा यहाँ मैं से फौरी वहाँ पहुँच जाता हूँ जाते यूं हैं। करके, क्योंकि खबरें भी सारी वहीं से ही हैं। तो हरमीत हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त वैसे भी हमारी नज़रें इस्लामाबाद पर ही होती हैं, और अगर आज कल की दिन की बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल ये है इस्लामाबाद में कि तमाम तर जो रास्ते हैं, दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं, उन पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, और फैज़ाबाद का जो जंक्शन है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। और मैं कल हैरान, इस किस्म के कंटेनर जो है वो लाए गए हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद, एक तो पहले से पूरा इस्लामाबाद जो है ये कंटेनर सिटी बन चुका है, लेकिन कल रात को जिस किस्म की तादाद बड़ी है, बड़ी हैरानी वाली बात है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ पार्क, माजद के साथ पुराना नवाज शरीफ पार्क और अब का जो अल्लामा इकबाल पार्क है, बिल्कुल फैज़ाबाद के ही पास है, तो उसमें खेमा बस्ती जो है वो लगा दी गई है। पूरा का पूरा पार्क जो है वो खेमे में तब्दील हो गया है। इसी तरह B17 के पास तकरीबन 10 कनाल का एक एरिया है जिसमें 500 टॉयलेट और इसी के साथ साथ जो खेमा बस्ती है वो भी उधर ही लगा दी गई है। यानी पूरा एरिया जो है ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे खेमे ही होंगे। और कल से ही PTI के लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है। इस्तकबालिया कैम्प बिल्कुल नवाज शरीफ पार्क के पास ही लग चुका है, और इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन लोगों के लिए बड़े मसाइल का सामना है रऊफ साहब और सोहा, क्योंकि जो इस्लामाबाद है इसमें कई इलाके ऐसे हैं जो रावलपिंडी में लगते हैं और जो इस्लामाबाद के साथ ही उसको CDA के ही अंडर आते हैं, लेकिन उनका रास्ता जो है, गुजरान जो है वो होता है इसी रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ वो जब इन होते हैं तो सारे रास्ते बंद हैं। आज मैं ऑफिस जब पहुंचा बड़े मुश्किलात से, लेकिन हमारे ऑफिस में आधा जो स्टाफ है वो भी नहीं पहुंच पाया। अच्छा, आपको पता है हरमीत, कल की ताज़ा तरीन अपडेट के बाद आप इस्लामाबाद की हैपनिंग तो बता रहे हैं। आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो नए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, समरी भेजी गई, वो दस्तखत हुई। और सर ये बड़े फैसले के बाद एक्सेप्टेंस का एक स्पीच इमरान खान साहब की तो आई, उन्होंने कहा हम मानते हैं, लेकिन साथ ही फौरन कहा क्या मुतालबा कर दिया इलेक्शंस का, जिसकी वजह से ये तैयारियां जो धरने की इस्लामाबाद में की जा रही है, जो कोई भी सिचुएशन से इख्तियार कर सकती है। कल इमरान खान ने कहा कि उनको उनकी जमात ने एक दरख्वास्त भी दी कि परेड ग्राउंड में उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की और वापसी की इजाज़त दी जाए। GHQ की तरफ से ये हुआ कि उनको उनकी आमद और रवानगी पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये ग्राउंड ज़िले इंतज़ामिया के अंडर आती है और ज़िले इंतज़ामिया ने इस किस्म की कोई भी जो चीज़ है उसकी इजाज़त देने से इनकार किया हुआ है अभी तक। इमरान खान अब उनका प्लस्टर उतर गया, उनको डॉक्टर ने चलने फिरने की इजाज़त भी दे दी है, सफ़र की भी इजाज़त दी हुई है। कल मजाक में एक बात ये चल रही थी कि इमरान खान जब तकरीर करेंगे तो क्या वो बैठ के करेंगे या खड़े होके करेंगे, इसके ऊपर शर्तें लग रही थी। तो वो देखिए मतलब वो क्या होता है। लेकिन बहरहाल जैसे सुहा ने कहा कि जे मिगोइयाँ जो थी, जो सरगोशियाँ थी कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जो समरी है उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट ने आखिरकार साइन कर दिया। पहले वो वज़ीर आज़म वाले जहाज में आए, इसके ऊपर भी बड़े सवाल उठे हुए हैं। और सर कहा यह जा रहा है कि वो टैक्स के पैसों पे आए हैं, हालांकि कहीं ना कहीं से खबरें ये भी आ रही है कि नहीं वो प्राइवेटली ही आए थे। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमारे पास अभी कोई गेस्ट होगा स्काइप पे, नहीं तो फ़ोन कॉल पे, फ़ोन कॉल को भी लीस्ट कर ले तो आप नेटवर्क कॉल कर ले, व्हाट्सएप की नहीं तो मतलब देयर आर सो मेनी मीन्स। लेकिन उसके बावजूद भी उनका आना ज़रूरी था, पैसे खर्चना ज़रूरी था। वो टैक्स के पैसे थे या प्राइवेट आए थे हमें नहीं पता। लेकिन इस सारी बातों पे एक बात और कर रहे हैं लोग, वो ये भी कर रहे हैं कि इस तरह सारे फैसले तो फिर लंदन से भी स्काइप पे हो सकते हैं, वहाँ सब क्यों चले जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। वो हैं, लेकिन खैर वो तो एक दौरे पे गए हुए थे। अब ये नहीं मालूम वो दौरा जो है उसमें निजी काम करने की कितनी उनको इजाज़त थी, कितनी नहीं थी। लेकिन कल के बहुत सवाल उठे हैं प्रेसिडेंट अलवी के लाहौर में इमरान खान से मिलने के लिए। और अगर कहीं ये होता कि वो जाके समरी से इनकार कर देते साइन करने के तो और ज़्यादा मसाइल उठ रहे थे, काफ़ी क्राइसिस आना था। खैर हम चलते हैं ज़रा आगे। कल इस्माइल तारा साहब का इंतकाल हो गया और हमने उनको ट्रिब्यूट पेश करना है। ये ख़बरें जो हैं जहाँ तक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की हैं, कल सारा दिन TV चैनल इसके ऊपर बोलते रहे हैं, आज भी होंगे प्रोग्राम्स वगैरह कुछ, लेकिन ये ख़बर अब हो गई इस हद तक कि अल्लाह करे कि ये जो नया आर्मी चीफ है वो
स्टेबिलिटी लेके आए। मतलब वो अपने जो कंवर बाजवा साहब ने कहा था कि आर्मी ने अपने आप को अलग कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही। वो बाकी अलग कर ले, सियासत में अब दखल ना दें, जो भी काम सियासतदानों के करने वाले हैं वो सियासतदान खुद करें। लेकिन एट द सेम प्लेस सर सियासतदानों को भी इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि हर चीज़ में आर्मी को कहना, मतलब कल की मैं स्पीच की बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, मुबारकबाद दी, और उसके फौरी बाद ये भी कहा कि इलेक्शंस कराए जाएं। मतलब ये उनका काम नहीं है, ना वो करा सकते हैं, सियासतदानों को आर्मी का क्या काम है कि वो इलेक्शन करवाए? ये वज़ीर आज़म का और हुकूमत का काम है कि वो इलेक्शन की डेट कब देती है। इसमें आर्मी को दोबारा घसीटने वाली बात जो है वो गलत है। किसी भी सूरत में ये काम नहीं होना चाहिए। आर्मी को वो खुद पहले कहते रहे हैं कि न्यूट्रल रहना चाहिए, तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए। अपोलिटिकल बल्कि रादर अपोलिटिकल जिसको कहते हैं कि उस सियासत में कोई हिस्सा ना ले। बहरहाल स्टेज और टीवी के नामवर फनकार इस्माइल तारा कल इंतकाल कर गए। बहुत अरसे से वो बीमार चल रहे थे, उनके गुर्दे फेल हो गए हुए थे और वो हॉस्पिटलाइज थे निजी कराची में एक हस्पताल में। इस्माइल तारा ने, ये जो अभी आपने तस्वीर देखी, इनको निगार अवार्ड मिला, इनको इनकी फिल्में जो हैं कई 15 के करीब फिल्में इनकी थी जिसमें इन्होंने काम किया। बदकिस्मती ये थी कि जिस वक्त ये फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार थी, तो इनको इनके जो टैलेंट से पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। हमीद, आपकी याददाश्त में है कुछ इस्माइल तारा का कोई काम देखना? बिल्कुल रऊफ साहब, इस्माइल तारा साहब को अल्लाह ताला माफ़रत फरमाए। हमने उनके बहुत सारे ड्रामे बचपन में भी देखे हैं और फिर उसकी जो फिल्में थी, आपने जो फिल्मों का जिक्र किया, वाकई में एक ऐसा वक्त था कि वो फिल्म इंडस्ट्री जवाल से गुजर रही थी और हमने एक ऐसा टैलेंट, यकीनन तौर पर अगर ये बॉलीवुड में होते तो आज कहीं और इनका मुकाम होता, उस मुकाम, क्योंकि वो मुकाम इसको हासिल नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो टैलेंट उनके अंदर था। लेकिन ड्रामा जब हम इनका देखते थे और इनकी परफॉर्मेंस, वाकई में वो शरारती सी स्माइल और अपने हल्के फुल्के जोक से चेहरों पर हंसी बिखेरना और इस तरह के कैरेक्टर इनके बहुत सारे हमने देखे। और मुझे तो बहुत सारे ऐसे याद है कि पीटीवी, उस वक्त पीटीवी हुआ करता था हमारे बचपन में और 90s में हम इनको स्क्रीन पर देखा करते थे और बहुत ज़्यादा उस वक्त के ये, अगर हम देखें तो हर दूसरा ड्रामा जो होता तो इस्माइल तारा साहब जो है उसमें हमें नज़र आते थे। और ये और इसके हवाले से पिछले भी कुछ अखबारों में खबरें आई थी कि वो बीमार हैं, अलील है, तकलीफ़ में है उनको गुर्दों की। और मेरे ख्याल में कल सोहा ने जब ये ख़बर ग्रुप में डाली तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसा अजीम स्टार, एक ऐसा ज़बरदस्त सितारा जिसने हमेशा जो है मदाहों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी, आज हमें अफसरदा छोड़ के चले गए। लेकिन यही है कि आना जाने का जो सिलसिला है, दुनिया है तो वो लगा रहता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग जो आते हैं वो कुछ करके चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्कुराहटें बिखेरना सबसे अहम और मुश्किल काम है। मतलब तारिक डैडी की खबर हमने दी, टोनी की खबर हमने दी, आज इस्माइल तारा की खबर हमने दी, रोज कोई ना कोई ऐसी चीज आ रही है। अच्छे लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं जिन्होंने लोगों को भी हंसाया, खुद भी हंसे, बड़े अच्छे काम किए इस दुनिया में। अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। और अब उनके सर सोगवारों में जो है उनकी एक बेवा है, 4 बेटे हैं, एक बेटी है, तो अल्लाह पाक उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा जी, इसी से जुड़ी एक खबर मैं करना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से कंट्रोवर्शियल खबर है। और कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि जैसे तारिक डैडी के हवाले से खबर आई कि वज़ीर आला उनके घर गए और वो उन्होंने उनको 30 लाख रुपए का चेक पेश किया। मेरा सवाल ये होता है कि क्यों पेश किया, वाई? उसकी वजह ये है कि इन्होंने क्या कोई महाज पे जाके शहादत हासिल की थी, कोई कौन सी जंग थी जो वो लड़ी थी? ये आर्टिस्ट जब अपनी ज़िंदगी होती है उसमें जो पैसा कमाते हैं, स्टेज पे अगर वो काम करते थे तो स्टेज का काम वो पैसे के लिए करते थे, इसमें फ़न की खिदमत कौन सी आ जाती है? इसी तरह से वज़ीर आला ने नादारों के लिए, अदाकारों के लिए, फ़नकारों के लिए 1 अरब रुपए का ट्रस्ट कायम करने की मंजूरी दे दी है। वाह, ये हमारे टैक्स का पैसा है और हम इसके ऊपर एतराज़ करते हैं कि जनाब आप ये काम साइंसदानों के लिए क्यों नहीं करते, आप ये काम मजदूरों के लिए क्यों नहीं करते, आप ये काम प्रोफेसरों के लिए क्यों नहीं करते? आर्टिस्टों को चाहिए अपनी गिल्ड बनाएं
जो अमीर, इनमें करोड़ों रुपए कमाने वाले आर्टिस्ट अच्छा मौजूद हाँ, हैं। ये बात सर आपकी बिल्कुल ठीक है जो आपने कहा ना कि ऐसे फनकार भी है जो खुद इतना कमाते हैं जिनकी मदद की ज़रूरत नहीं है उनको, और हुकूमत अगर इस तरह के काम करती है तो इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अलबत्ता सर ऐसे फनकार भी हैं जिनकी वफ़ात के बाद उनके ख़ानदान के पास कुछ नहीं है, उनके घर वालों के पास कुछ नहीं है, उनकी मदद करना और चीज़ है। वो फनकार जो हैं अपनी वैसे सोहा रऊफ साहब की एक बात दुरुस्त है, हम जितने अदाकारों से मिले हैं, जितने लोगों से मिले हैं ना, उसमें एक ही गिला होता है कि भाई जवानी में बहुत पैसा मैंने कमाया पर बर्बाद कर दिया इस किस्म की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से वो पैसा मैंने जमा नहीं किया। ये रऊफ साहब के साथ मैं एग्री करता हूँ। मैं बहुत सारे अदाकारों के साथ मिला हूँ, बहुत सारे अदाकार बहुत सेट हैं, माजी के कुछ अदाकारों को देख के, उनकी लाइफ को देख के अब बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी जमा पूंजी जो है वो रख के बिजनेस की तरफ भी जाते हैं, पैसे उस तरह उड़ाते भी नहीं है। लेकिन कुछ अदाकारों ने बहुत कमाया और वाफिर मिकदार में उसको उड़ाया भी। तो ये रऊफ साहब इस वजह से ये बात कर रहे हैं कि भाई आप कमाते बहुत ज़्यादा हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए भी थोड़ी बहुत आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे सारी उम्र को आपको वो न मकबूलियत मिलती है ना वो काम मिलता है। लेकिन आपको पता है दूसरा पॉइंट सर इंतहाई वैलिड है आपका कि ये सारे फंड्स जो बात कर रहे हैं ये साइंसदानों के लिए क्यों नहीं, उन लोगों के लिए क्यों नहीं? मतलब ये है कि आप जैसे हरमीत ने अभी बात की है, अपनी जिंदगी में ये हर तरह की याशी में मुब्तला होते हैं, 3-3 4-4 शादियां कर लेते हैं, उसके बाद जुए में, शराब में ये अपने पैसे गर्क कर देते हैं और नशे में पड़ जाते हैं। फिर जब बुढ़ापा आ जाता है या बीमार हो जाते हैं उसको कहते हैं जी मैंने फ़न की मदद की है। कौन से फ़न की मदद की है? मतलब कोई जाके एकेडमी अवार्ड जीत लिया है, कोई क्या खिदमत की है? कोई खिदमत नाम की चीज़ नहीं है। और अगर कुछ कमाया भी है तो उसको अपने आप पे लगाया है। और दूसरी बात ये कि जैसे बाहर के मुल्कों में होता है वो ये होता है कि आर्टिस्ट खुद अपनी मदद के लिए एक फंड कायम करते हैं। तो जो अमीर आर्टिस्ट हैं उनको चाहिए फंड कायम करें। इस मौके के ऊपर जहाँ पे अक्सर आर्टिस्ट जो टेलीविज़न के ऊपर मज़ाहिया प्रोग्राम कर रहे हैं या थिएटर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत पैसा कमाते हैं। जब ये पैसा कमाते हैं तो उसके लिए करें। और सर ये आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फनकार वाकई मुस्तहिक हैं, उनके लिए एक ऐसी चीज़ बनाना, उनको पैसे देना, इसमें हम वो बिल्कुल उसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे, हम बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे। वो लोग जिन्हें ज़रूरत है उनकी मदद के लिए हुकूमत समेत ऐसे इदारे, ख़ासतौर पर वो फनकार बरादरी जो एक कम्युनिटी बनाए और बनाकर इनकी मदद करे। लेकिन उन लोगों का भी ख्याल किया जाए जो पाकिस्तान की इमेज को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं या पाकिस्तान के लिए कुछ काम कर सकते हैं। वो साइंसदान है, या कल सर वो 2 बच्चे हमारे पास आए हुए थे जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उन्हें फंड्स की ज़रूरत है, उन्हें उस तरह की ज़रूरत है। 1 अरब रुपया उठा के ऐसे दे दिया जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब पैसा किसका सर? यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन का हम रोना रो रहे थे कल, जैसे बात हम कर रहे थे कि 30,000 स्कूलों की ज़रूरत है, वहाँ लगाएं पैसा, वहाँ लगाएं पैसा। मतलब आप और टैक्स जो देने वाले हैं उनसे पूछे ना। हाँ, हमारा पैसा कल सर मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि 300 से 400 रुपए सिर्फ एक ऑर्डर के ऊपर टैक्स था। हाँ जी, जो मैंने घर मंगवाया। मुझे दुख हुआ, अचानक से मुझे ये बात याद आई तो मुझे दुख हुआ इस बात का। अभी मुझे ज़्यादा दुख हो रहा है कि आप देखिए कि वो वाकई हमारे टैक्स का पैसा, ये पॉइंट सर का बिल्कुल वैलिड है कि हमारे टैक्स का पैसा वहाँ लगाएं जहाँ से वो पैसा रिटर्न भी आए और हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो, हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। तो ये 1 अरब रुपया सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये खबर बिल्कुल ज़बरदस्त है और इसको हाईलाइट करने का मकसद भी खैर यही था। आगे बढ़े सर जी, चलते हैं डेली रन डाउन की तरफ और फिर डेली डोज। हाँ जी, डेली डोज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टॉप स्टोरीज बता देते हैं कि आज की गुड मॉर्निंग पब्लिक में फ्राइडे टॉप स्टोरीज क्या है। टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे कि जैसे कि हम किस चीज़ के बारे में बात करते रहे, मुख्तलिफ ट्रांसमिशन, मुख्तलिफ न्यूज़। और तरह से आपने देखा कि जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसके बाद सिचुएशन क्या है, जैसे कि हरमीत हमें बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं, अब क्या कॉल दी जाएगी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, और ये अभी इन चीज़ों का इंतजार है, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। इसके अलावा सर सवाद से जो है ना वो हम बताएंगे कि आजकल एक सरकारी टीचर है जो काफ़ी हाईलाइटेड है, काफ़ी धूम मची हुई है उनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है, और सवाद से खबर हम ज़रूर शामिल करते हैं। हरमीत, हमारा होता है कि सवाद से खबर ज़रूर होनी चाहिए हर रोज़ की बुनियाद पर, और हमारे वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हरमीत की तरह उतने ही एक्टिव है जितने हरमीत एक्टिव है, तो फिर ये हम आपको एक खबर वहाँ से भी देंगे आज के रनडाउन में। लेकिन कराची में सर नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से योमिया 8 से 10 अफराद मुतासर नहीं हो रहे, इंतकाल कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है सर। मैंने कल ये खबर पढ़ी तो मुझे वायरल ये जो हुआ है इन्फेक्शन, इसके काफी नुकसानात हो रहे हैं। बहरहाल कराची से वायरल है सर, ये अभी तक आम वायरल ही कहेंगे, ये फ्लू का वायरस है और बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है, और ये कह रहे हैं इसकी अमवात जो है वो कोरोना से ज्यादा हो रही हैं।
तो बहरहाल इस हवाले से हम खबर शामिल करेंगे। आपको और इसकी अलार्मिंग सिचुएशन जो है सर, उसके सारे प्रिकॉशंस और इलाज मुआवजा और इस वायरस के बारे में खास तौर पर बात करेंगे। इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में भी बताएंगे, कराची के लोगों के लिए क्या होना चाहिए खास तौर पर वहाँ के मौसम की मुनासिबत से। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज में आपको ये बताएंगे कि छोटा छोटा बच्चा आज, वैसे बच्चा तो नहीं कह सकते, थोड़ी बड़ी एज के यंगस्टर्स लड़कों और लड़कियों की बात करें तो ब्लड प्रेशर हरमीत एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। ज़रा सा गुस्सा आता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ज़रा सी परेशानी होती है मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो ये जो बीमारी आम हो गई है जवानों में, ये खून सर अफशारे खून कहते हैं ना इसको, अफशार ऐसे उर्दू में कुछ कहते हैं, फशारे खून, फिशार खून। तो ये जो है ये क्या बीमारी और किस तरह से ज़्यादा यंगस्टर्स मुतासिर हो रहे हैं, कितना नुकसान है लेटर और आपकी लाइफ में इस चीज़ का, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सर माजूरी के बाइस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेने वाले अली मुस्तफ़ा, इनसे आपकी आज मुलाकात कराएंगे। ये हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान होंगे, इनको भी आज आपसे मिलवाएंगे और इनसे डिस्कशन करेंगे, चिट चैट करेंगे। आगे बढ़े सर, डेली डोज की तरफ चलते हैं। चले जी, आज का डेली डोज आपको देते हैं। डोज की पहली खबर जो है सर वो ये है कि वैसे तो सर बड़े फैशन में है और मुझे ये खबर से याद आ गया कि इमरान खान साहब को भी बड़ा एफिलिएट किया जाता है इस खबर से। खेड़ी जो है ना, वैसे तो पेशावरी चप्पल और मुल्तानी चप्पल सारी चप्पलें बड़ी मशहूर है, पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा भी है, लेकिन खेड़ी हमेशा से एवरग्रीन फैशन नहीं होता सर, जैसे लड़कियों का कुछ एवरग्रीन फैशन होता है वैसे तो खेड़ी ये चकवाल की है और सर 1.5 लाख तक भी बिकती है, इतनी एक्सपेंसिव भी। अच्छा, मैं पहले हमेशा जो मुझे मेरी याददाश्त में रहा है वो कि खेड़ी जो है वो ईसा खेल की बड़ी मशहूर होती थी, मियाँ वाली की। हाँ, लेकिन ये मुझे अभी पता चला इस रिपोर्ट के ज़रिए कि चकवाल में भी खेड़ी बनाने की ये ज़बरदस्त किस्म की का कारखाना है एक तरह का, ज़ाहिर है ये कहना चाहिए, और इनको ऑर्डर जो है कई महीने पहले देने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे खुद जवानी में खेड़ी बहुत पसंद रही है। अच्छा। और मैं कुर्ते और खेड़ियाँ, शलवार कुर्ते और खेड़ियाँ, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया करता था मेरा लिबास यही हुआ करता था। आप सोचिए कि अब रोज सब कितने हैंडसम लगते होंगे, अभी भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं, अभी तो इनकी अपनी एक पर्सनालिटी और उसकी खूबसूरती है, लेकिन और खेड़ी इमेजिन करें आप, कुर्ता इमेजिन करें, सर्दियों में साथ शॉल, सवात की शॉल, वाह, धुस्सा जिसको बोलते हैं, वो लेके हमने फिरना, बड़ा फैशन हमारा हुआ करता था। वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो गलियां, हाँ याद करें। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज का जो मेरे शागिर्द हैं उनको अभी तक याद है मेरी। आप रऊफ साहब के दिल के तार ना छेड़े ना सुहाग, कॉलेज का वो जमाना, वो आस पास का मंडलाना। अच्छा रऊफ साहब, वैसे खेड़ी से पहला वो मेरा हुआ ना तारुफ, मुझे नहीं पता था कि खेड़ी इतनी महंगी होगी, उसकी प्राइस इतनी ज्यादा भी होगी और कम भी होगी। और मैं कुछ मेहमान आए थे इंडिया से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो खेड़ी लेके जानी और हर हाल में लेके जानी। मैंने कहा ठीक है ले लेंगे, 2-3-4 हज़ार रुपए की, 2,000 रुपए की हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। जब हमने प्राइस पूछी 45,000 से लेकर जो उनको पसंद आई, वो चलते चलते 2 लाख तक, 2.5 लाख तक और 1.5 लाख तक ये प्राइस में खुद देख के भी हैरान हुआ। उस शख्स से मैंने पूछा कि भैया ये महंगी इतनी क्यों है, तो उसने फिर कुछ खालिस चीज़ों का जिक्र किया कि ये इसका इस्तेमाल करके इस चीज़ से की वजह से ये महंगी होती है। और उसके ऑर्डर जो हैं बाहर, जितने पंजाबी रहते हैं बाहर दुनिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, उनके ऑर्डर आते हैं और उनको और महंगी दामों में मतलब उनके ऑर्डर होते हैं। चीज़ आपको बताती हूँ, तो मैंने कहा खालिस चीज़ वो ये है कि बेसिकली इसके निचला हिस्सा जो सर वो भैंस के खालिस चमड़े का होता है। एक तो वो होता है, दूसरे ऊपर जो तिल्ला लगा होता है ना, हैंडमेड, वो तिल्ला जितना खालिस होगा उतनी उसकी कीमत ज्यादा होती चली जाएगी। चमड़े की अगर बात करें तो निचले वाला भैंस के खालिस चमड़ा होता है और ऊपर वाला गाय का खालिस चमड़ा होता है। हाँ, तो ये दोनों चीजें एक्सपेंसिव है। और अगर आप बात करें ऊपर से, अच्छा एक और चीज़ ये सर, 40 साल से ये लोग वहाँ कारोबार कर रहे हैं, जो वहाँ लोग अभी मौजूद हैं। और सर अभी देखिए इतनी इक्विपमेंट्स होने के बावजूद, एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन होने के बावजूद भी इसका मसा यही है कि इसको हाथ से बनाया जाता है ना जी, इतना बारीकी का काम। इसी तरह से खुस्सा भी, खुस्सा जो है वो भी साथ में, ये जो दिखा रहे हैं आपको ये खेड़ी, ये खुस्सा है। तो खुस्सा और खेड़ी दोनों वहाँ पे बनती है चकवाल में। और ये लड़कियों की बनती है सर, खाली लड़कों की नहीं बनती। देखिए लड़कियों की चप्पलें भी दिखा रहे हैं, लड़कियों की भी खेड़ियाँ होती हैं, खेड़ियाँ बड़ी खूबसूरत सी और पंजाब में, जैसे हरमीत अभी बता रहे हैं कि पंजाब के जो हमारे सिख भाई हैं या पंजाब के पंजाबी हैं, हिंदुस्तान की साइड पे भी या बाहर के रहने वाले, वो उनमें भी बड़ी पॉपुलर है ये। सर हमने काफी टाइम दे दिया इस खेड़ी को, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं नेक्स्ट चले जाए, प्लीज अगली खबर दे देते हैं, वरना हमें काफी मजा आ रहा था ये खेड़ी को डिस्कस करने के लिए। अच्छा सर, सऊदी अरब से आपको खबर देंगे जहाँ पर तफरीह सीजन का बाकायदा आगाज किया गया है और इसको सर नाम दिया गया है बॉलीवुड वर्ल्ड का, जिसमें 10 ममालिक जो है, जैसे कि हम इसे काइंड ऑफ एक्सपो
तो बॉलीवुड नहीं, बुलेवार्ड वर्ल्ड का नाम दिया गया है, जिसमें एक ही जगह पर 10 ममालिक का आपको एक पूरा एक अचानक जो इमीडिएट व्यू होता है ना सर, वो दिया जाएगा। वहाँ का कल्चर, वहाँ की फेमस बिल्डिंग्स, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें जो मशहूर है, मशहूर वो सिर्फ यहाँ पर एज अ मॉडल रखी गई हैं, और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पहुँचे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं वहाँ की हैपनिंग्स को। ये रियाद जो शहर है वहाँ पे सऊदी अरब में है, और काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में ये हो रहा है कि मक्का के अलावा जो होली इलाका है जहाँ पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती, बाकी जो सऊदीया है वहाँ पे उनके रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, वो मतलब वो की जाती हैं, फेस्टिवल चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो रियाद में ये बुलेवार्ड, क्या नाम है पूरा इसका सर? बुलेवार्ड वर्ल्ड। तो वहाँ पे ये सारी एग्जीबिशन चल रही है। कहीं पे वेनिस की तरह की जो गलियां हैं पानी वाली वो बनाई गई हैं। वेनिस आपको मालूम ही है इटली का वो इलाका है जो सारा अंडर वाटर है, और वहाँ की जो मकानात हैं उनके भी पानी नीचे है, और आपको वहाँ ट्रैवल करने के लिए कश्तियाँ लेनी पड़ती हैं। और सर यहाँ पे इन्होंने यही डेमो दिया हुआ है, मतलब कश्तियाँ ही रखी हुई हैं और स्टेशंस बनाए हुए हैं हरमीत। उन 10 स्टेशंस पर आप ट्रैवल करते हैं, मतलब आप यू फील लाइक कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं, और वो 10 के 10 ममालिक जो है वो एक ही जगह पे है, और उस जगह को नाम दिया गया है बुलेवार्ड वर्ल्ड का। बॉलीवुड बार बार मुँह पे आ रहा है, बुलेवार्ड वर्ल्ड का। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ऐसी चीज़ें वहाँ होती रहती है। लेकिन सर बात मक्का की हो रही थी, रियाद की हो रही थी, आपको पता है कि कल वहाँ शदीद बारिश भी हुई है जद्दा में और मक्का में, और थोड़े से 2-3-2.5 घंटे की बारिश थी गई, लेकिन कई मिलीमीटर्स थी। और इस वक्त सर हमने जो विजुअल्स देखे हैं उसमें तो गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, इतनी शदीद सूरत हाल है वहाँ। मैं हैरान हो रहा था कि अभी कुछ दिन पहले जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने दरख्वास्त की थी वहाँ पे कि मक्का मुकरमा में नमाज इस्तिस्क़ा जो है वो अदा की जाए, ताकि बारिशें जो नहीं हो रही वो बारिशें तो उन्होंने अदा की, तो बारिश वाकई हो गई और बहुत शदीद हुई। मतलब उससे कुछ नुकसान तो हुआ, लेकिन ओवरऑल जो डेजर्ट है वहाँ पे फ़ायदा हुआ होगा। पानी की जो कमी हो रही थी वो काफ़ी उसका फ़ायदा। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नमाज इस्तिस्क़ा जो है वो अदा की, और अदा करने के फ़ौरन बाद हमने देखा कि बड़े खुश हो रहे थे कि बारिश हो गई, लेकिन वो कम टाइम में बारिश हुई है। लेकिन जो मेन रोड से कुछ विजुअल सामने आए, मैंने कहा उसका जिक्र कर देते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, थोड़ा नुकसान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। दफ्तरी सियासत से बचने के लिए खातून ने कब्रिस्तान में मुलाजमत शुरू कर दी। ये कमाल स्टोरी है। हम सियासत से बचने के लिए वहाँ से शो करना शुरू कर दें तो हमारा क्या हो। शहर खामोशा बोलते हैं ना कब्रिस्तान को, तो शहर खामोशा में हरमीत ये मजे की है। मतलब खातून इतना तंग थी अपने इसके साथ क्या हुआ होगा, कौन सी खवातीन जेलस होंगी उससे। मैंने कहा खान साहब की बात पे इसने अमल कर लिया होगा। वैसे भी सुकून होता है, साइड पे खामोशी होती है, तो इसने भी सोचो कि वही चली जाती है। अच्छा, चीन से इस खातून का ताल्लुक है? ऐसे ही होता है। आपको याद होगा वो सब, हमें तो हमारे एरिया जितने भी हैं उसमें स्टडी करने के लिए, मुताला करने के लिए हम कब्रिस्तान का रुख करते थे। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो होते थे वो कब्रिस्तान में जाते थे और वहाँ पे हम टेक लगा के वहाँ पे बैठ जाते थे और वहीं पे स्टडी किया करते थे। गाँव में हमारा ये सिस्टम अब भी चलता है, अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले ये रीति रिवाज। तो वही बात कि वहाँ पे खामोशी बड़ी ज्यादा होती है, बड़े आराम से आप सुकून से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। खौफ तो होता है ना हरमीत, मतलब आप कैसे वहाँ बैठ सकते हैं सर? आप सोचिए आप किसी कब्र के ऊपर बैठे हो, आप क्या सोचेंगे? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल आप फील करे हो टेरर को? हमारे मुल्क में तो इस तरह का रिवाज नहीं है, लेकिन जैसे अमेरिका में मुझे याद है, या मैं भी बांग्लादेश की भी आपको एक मिसाल दूंगा, तो अमेरिका में जो कब्रिस्तान है उनको सिमेट्री बोलते हैं ना। अच्छा जी। सिमेट्री में सिमेट्री जो है वहाँ पे पार्क्स बनाए जाते हैं अंदर, और वहाँ बेंचेस रखे हुए हैं, आप गए, आप टहलें फिरें वहाँ पे, अपना वक्त गुजारें, फील लाइक कि जो आपके साथ नहीं रहे उनके साथ वक्त गुजारे। हाँ, मैं एक दफ़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया तो मेरे मेज़बान जो हैं उन्होंने वहाँ पे हार्वर्ड, जहाँ पे कैम्ब्रिज सिटी में, तो मैसाचुसेट्स में, और उन्होंने मुझे जब इलाका दिखाना शुरू किया तो एक सिमेट्री में भी ले गए जो पार्क था पूरा एक बहुत खूबसूरत। तो यानी वो कहते हैं हाँ, मैं वही हैरान यहाँ पे कि मतलब इस तरह की जगह हैं। तो जो बांग्लादेश से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कोमिला में, कोमिला मशहूर इलाका है, ज़रा हिंदुस्तान के बॉर्डर के करीब है उस तरफ से। तो वहाँ पे एक सिमेट्री है जहाँ पे दूसरी जंग अजीम के दरमियान जो अंग्रेज़ फ़ौजी जो जापानियों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, वहाँ पे अंग्रेज़ और वो पाकिस्तानी फ़ौज, जो हिंदुस्तानी फ़ौज के
मारे जाने वाले लोग हैं उनकी भी कब्रें वहाँ पे मौजूद अच्छा। हैं। वो इतनी शानदार तरीके पे रखी गई है वो सेमेट्री कब्रिस्तान वो कि उसको अवार्ड मिलते हैं बाकायदा। सर वो तारीखी बनाने की कोशिश हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान पे कब्जे हो जाते हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, सही कह रहे हैं आप, ऐसी खबरें हमने कितनी दी हैं, कब्रिस्तान पे कब्जे की, उस जगह पे कब्जे की। अच्छा देखिए हमने इसको हवा बनाया हुआ है। ऑब्वियसली इस्लाम में हमारे शरीयत में कुछ इसके शराइत मौजूद हैं जिसका एहतराम ख़वातीन या मर्द हज़रात को करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप जिन ममालिक की आप मिसालें दे रहे हैं वहाँ इस चीज़ को बड़ा नॉर्मलाइज़ किया गया है कि अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई कब्र है, वहाँ पास पार्क बनाया हुआ है, तो आप चहलकदमी करें, आप फील लाइक कि आप वक्त गुजार रहे हो उन लोगों से जो आपके बीच में नहीं रहे। तो उन्होंने इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की, कॉमन करने की कोशिश की है। यहाँ पर तो बहुत कुछ कहा जाता है कि नहीं आप कब्रिस्तान के पास से ना गुजरे, अंदर ना जाएं, ये ना करें, बस सुपरस्टिशियस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम के अलावा भी लोगों ने खुद ही हवा बनाया हुआ है। लेकिन कब्रें करके अंदर कब्रों में भी आप ये देखो कि जिंदा लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। और कब्रिस्तान में मैं एक दफ़ा, मुझे याद है, मैं टीवी का एक प्रोग्राम किया करता था, मैं और आप पीटीवी से लॉन्ग टाइम बैक। अच्छा। तो वहाँ पे हमने एक दफ़ा महंगाई के ऊपर प्रोग्राम किया तो हम कब्रिस्तान पहुँच गए कि महंगाई ज़िंदगी में तो आपका पीछा नहीं छोड़ती, मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। कैसे? इस तरह से कि आजकल कभी ज़रा पता करो ना कब्र बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए और कब्र पक्की करने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो जो गोरकन था ना वो रो पड़ा, वो कहने का मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही और यहाँ पे कल एक कब्र जो है वो 10 लाख रुपए की बनी है। उस वक्त की बात है, लॉन्ग टाइम बैक की बात कर रहे हैं आप। वो उन्होंने पूरा हाथा कवर करके उसको संगे मर के पत्थर लगा और पूरा एक मज़ार बना, और वो जो है तो ये हमारे इस्लाम में तो कम से कम इस तरह की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और वो जो सऊदीया में होता है कि कब्रें कच्ची रखी जाती हैं और कुछ अर्से बाद, यानी जब कुछ 40-50 साल के बाद बराबर कर दी जाती है ग्राउंड। तो मैं तो मतलब इस बात का हक में हूँ। यहाँ पे जो म्यानी साहब आप चले जाओ और पता चलता है ये चौधरियों का हाथा है, ये फ़लाँ सईदों का हाथा है, ये फ़लाँ का हाथा है, ये फ़लाँ अमीर आदमी का हाथा है, ये गलत है। और फिर जगह ऑक्यूपाई की होती है और जो जिन लोगों को जगह चाहिए होती है उनको जगह मिलती नहीं है। ये बहुत बड़ा आलमी है। बाज़ मुझे फ़ोन आते हैं कि हमने इस कब्रिस्तान में किसी को दफनाना है, हमें जगह नहीं मिल रही, किसी को कहें। सर ये कितना बड़ा आलमी है, कोई कॉल आपको आए और आपको ये कहे कि मरने के बाद भी आपको दफन होने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उसके घर वाले परेशान हैं, तो ये एक अलमिया है। खैर बात कहीं से कहीं निकल गई है। ऑब्वियसली हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस खातून की बात करते हैं। ये खातून जो है सर यंग है। मैं तो टेरर की बात कर रही थी कि आप वो टेरर फील नहीं कर रहे कि वहाँ पे शायद एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है। 22 साल ये खातून है जनाब, वो कहती है इससे पीसफुल ऑफिस कोई नहीं हो सकता। उसने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगी, हम तक पहुँची, हमने कहा आपको भी दिखा देते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सर। अगली खबर है फुटबॉल के मतवालों की। शायकीन ने फुटबॉल जो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े एक्साइटेड है फीफा वर्ल्ड कप को लेके, लेकिन इंडिया में एक घर है और एक घर कोई 12 दोस्तों ने मिलके 10 से 12 लोग हैं, उन्होंने खरीद लिए। हाँ। हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हम शोर मचाए, दरवाजे तोड़े, कोई जीते कोई हारे, हमने यहीं इस घर में बैठ के फुटबॉल का ये मैच इकट्ठे बैठ के ये तरीका अच्छा है। पार्टी करनी है, पार्टी। एक कुछ दिन सब छुट्टी ले। वैसे भी मैच देखने का जब आप इकट्ठे बैठे होते हैं ना, वो एक्साइटमेंट वो अक्सर तो यही होता है ना जब क्रिकेट मैच होता है, तो हाँ वो बड़ा मज़ा आता है इकट्ठे बैठ के और दोस्तों के साथ बैठ के। फिर आप जितना भी चीखें चिल्लाएं कोई परवाही नहीं होती। और हमारे यहाँ तो क्योंकि जाहिर बात है डेरे बने होते हैं, तो उसी पे हम ज़्यादा जितने दोस्त इकट्ठे हुआ करते थे और वहाँ पर टेलीविज़न लगाया और देख लिया। तो वैसे ये भी अच्छा है कि भैया उन्होंने सोचा कि भाई जो भी हम करें अकेले ही। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और यहाँ पे इतना एहतमाम किया हुआ है कि हर किसी की वॉल बनाई हुई है, अर्जेंटीना की और सऊदी अरब की, मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने बाकायदा वॉल बना के पोस्टर्स बनाए हुए हैं और अलग अलग दोस्त अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा माहौल बनाया हुआ सर। कमाल है भाई, कमाल माहौल है। अच्छा जी आखिरी खबर है हमारी या इसके बाद भी है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप दे दे खबर लास्ट। ठीक है, ये जनाब पोकेमोन के 32,000 से ज्यादा कार्ड जमा करने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। पोकेमॉन हमें पता है कि बड़ी गेम ऐसी है, जरूर खेली होगी तुमने। मैंने नहीं खेली सर, मैंने कार्टून्स देखे हैं, गेम्स मैंने खेली। मेरा छोटा भाई बहुत खेलता है, मुझे तो अक्सर औकात अनोइंग लगती है ये चीज़, लेकिन पोकेमॉन कार्टून आपको पता है बड़े मशहूर है, सबको ही पता है। और गेम की आप बात कर रहे हैं तो जी इन्होंने कई सालों तक दोनों भाइयों ने मिलके इकट्ठे कर लिए। उस वक्त उनके अम्मा अब्बा डांटते थे, बेटा ये क्या फजूल काम करते हो। आज अम्मा अब्बा कहते हैं सर बच्चे छोटे से बड़े हो गए हैं, देखें बड़े हैं, मतलब छोटे बच्चे नहीं हैं ये, कई सालों से जमा कर रहे हैं। हरमीत आपने खेली कभी पोकेमॉन? मैंने नहीं खेली नहीं गेम। मैंने भी नहीं खेली, अभी सब दोनों एक जैसे हैं। कार्टून देखे हैं वैसे पोकेमॉन? हाँ मैंने कार्टून देखे हैं।
हाँ देखे हैं वैसे, लेकिन ये है कि खेला नहीं है। लेकिन ये देखे ना कि अब बचपन से लेके अब इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, जवान हो गए और आखिर रिकॉर्ड भी बना लिए। तो सुहा की बात दुरुस्त है कि पहले माँ बाप ने डांटा ही बहुत होगा, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, क्या कर सकते हैं। बहरहाल पोकेमॉन के जो शायकीन हैं उनके लिए मज़ेदार खबर हो सकती है कि 2 मतवाले ऐसे हैं पोकेमॉन के जिन्होंने गेम के 32,000 टिकट इकट्ठे किए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये इस तरह की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होते हैं ना, ये हमारे लिए तो बड़े हैरानकुन होते हैं, लोगों के क्या क्या शौक है, लेकिन बाकी लोगों के क्या क्या शौक है। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। अब ब्रेक पर चलते हैं और आप शौक पाल लें, कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की खबर हम पाकिस्तान से भी दें, किसी भी चीज़ को पकड़ें और उसको जमा करना शुरू कर दें, रिकॉर्ड बन जाएगा। और बड़े टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में जनाब हैं। तो हैप्पी फ्राइडे फ्रॉम आवर साइड। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हिजान ख़त्म हुआ फाइनली। जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए। इससे स्टेबिलिटी जो मुल्क में है वो कितनी आएगी। इमरान खान ने तो जो पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो बात भी आई सामने, वो ये है कि अब इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। क्या कोई और चीज़ इमरान खान के जहन में नहीं आ रही? इससे वो खुश हैं नहीं हैं? प्रेसिडेंट ने कल जो आके यहाँ पे दौरा किया और प्राइम मिनिस्टर वाले जहाज़ पे, वो कितना गलत था। इन सारी बातों की तरफ के लिए चलते हैं। तफसील के लिए, तशरीह के लिए जनाब नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। जनाब वालेकुम सलाम। सर एक तो मुबारक हो आपको, ये हिजान ख़त्म हुआ आखिरकार। ये जो शशो पंज में पड़े हुए थे, पता नहीं वज़ीर आज़म से जो समरी गई है उसके पर सदर साइन करेगा नहीं करेगा। सदर ने क्या अपनी जान छुड़ाई फिर ये करके एक बहरान से बचने के लिए ये सारा जो किया? इस सारे को वैसे देखते कैसे हैं आप? मेरे ख्याल में एक अच्छा हुआ है और उसमें जो हमारी इतलात हैं उसमें अच्छा किरदार जो है चौधरी परवेज इलाही ने अदा किया। और उन्होंने प्रेसिडेंट को भी और इमरान खान साहब को भी, दोनों को बावर कराया कि आप अगर कोई मुहिम जोई करेंगे तो वो मुल्क के लिए भी और खुद उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ये आखिर ये तो सुबह में वो खेल खेलने जा रहे थे, रात को इन्होंने कहा था कि हम खेल खेलेंगे और आइन के और कानून के दरमियान खेल खेलेंगे। खेल खेलने का तरीका भी इन्होंने सोच लिया था। फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता अख्तियार कर रहे थे, सदर रोकना चाह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब कुछ हो गया है। हालांकि ये नाम लेकर सहाफियों के सामने नाम लेकर कह चुके थे कि इनको न बनाएं, किसी और को बना दो। तो ये सब कुछ हो चुका है और मेरे ख्याल में अब वे आउट सबके लिए हो गया, इनके लिए भी हो गया है। अब ये एक बंद गली से निकलकर दूसरी बंद गली में जाना इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी होगा, नामुनासिब भी होगा और मुल्क के लिए भी नामुनासिब होगा। लगारी साहब ये फरमाइए कि जो नए आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ बहुत सी हैं। उन जिम्मेदारियों में सर फहरिस्त तो ये होना चाहिए कि जो आखिरी दिनों में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, और वो ये कहा कि फ़ौज ए पॉलिटिकल है, अब वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। इसको मेक श्योर करें और जो 70-75 साल की गलतियाँ हैं उन गलतियों को ना दोहराएं आप। जी लगारी साहब। हेलो। जी लगारी साहब। जी पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा साहब ने एक तो अच्छा इंडिया जाहिर किया कि फौज जो है वो अब सियासी अमूर में मुदाखलत करने का इरादा नहीं रखती है और हमने ये तय कर लिया है। लेकिन माजी में बहुत कुछ किया गया और बहुत ही खतरनाक किया गया, जिससे मुल्क को भी नुकसान हुआ और सियासी अमल को भी नुकसान हुआ है। हम उसकी अगर तफसील में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। तफसील में तो बहुत कुछ जाया जा सकता है, जैसे उन्होंने सन 58 से लेकर सन 71 तक के लगातार मार्शल्लाह और 2 ताकतवर हुक्मरानों की हुकूमत के दौरान बंगाल को सियासतदानों से मनसूब कर कौन सियासतदान था और किस सियासतदान मुल्क पर राज कर रहा था। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब सियासत से मुदाखलत को ख़त्म किया जा रहा है और जो जनरल लिया का फार्मूला था कि हम सियासतदानों के साथ शराकत इख्तियार करेंगे, तो शराकत इख्तियार का फार्मूला भी अगर छोड़ दिया गया है, तर्क कर दिया गया है, तो अब किसी को लाडला ना बनाया जाए, किसी के लिए जो है वो नए सिरे से काश्तकारी ना की जाए और जो काश्तकारी की जा चुकी है उनकी पुष्ट पर हाथ न रखा जाए और जो रिटायर्ड बुजुर्ग बड़े साइको वारफेयर के माहिर उनकी पुष्ट पर खड़े हैं उनको मेहरबानी करके हटा दिया जाए और उनको कहा दिया जाए कि शहजादे को
अपनी तरह से अपने तरीके से वो काम करने दिया जाए। असल मसला ये है कि जो इस वक्त भी उनके दाएं बाएं जो बड़े माहिर बैठे हुए हैं दुनिया भर के, एक ऐसे माहिर को जो दुनिया भर में साइको वारफेयर के माहिर समझे जाते हैं, वो अगर उनके कान में कुछ फुड़फुड़ करते रहेंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे। इसको जो है रोकना चाहिए। जी हरमीत। अच्छा लाहौरी साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, जिस तरह फैसल वाउडा अपने मुख्तलिफ बयानात में उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब के आसपास जो है वो उसको सांपों से तशबीह देते थे और कहा करते थे कि ये जो है इमरान खान साहब किसी और के मशवरे पे गलत राह पे चल पड़े हैं। तो अब आपको लगता है कि कल ये जो फैसला हुआ है, जिसकी तारीफ जो है डिफेंस मिनिस्टर ने भी की, दीगर जो हुकूमती अरकान हैं उन्होंने भी की, कि एक बहुत अच्छे इकदाम जो है ये उठाया गया सदर की जानिब से, और इसमें आपने जिस तरह फरमाया कि परवेज़ इलाही का रोल भी बहुत अहम है और इमरान खान साहब ने भी गड़बड़ ना करने की, इससे पहले उन्होंने कहा था मैं खेलूंगा, लेकिन चलो उन्होंने मान ली बात। तो अब आपको उनको कुछ समझ आ गई कि जो लोग उनको मशवरा गलत राह पे दे रहे थे, अब उनको समझ है कि ये रास्ता जो है ये गलत और जा रहा है, कि गलत मंजिल की तरफ जा रहा है? असल में जिन लोगों ने काश्तकारी की थी इनकी, वो लोग अब भी उनके पीठ पर खड़े हुए हैं। जो लोग इनके फैसिलिटेटर बने थे सिस्टम में से, वो लोग अब भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वो अब भी उनके लिए गाइडलाइन वही तैयार करते हैं। हर गार्ड से यार मुल्क पर रहम करो, अब आप छोड़ दो उससे सारी चीज को, इसको अपने तौर पर खेलने दो, इसको अपने अपने अंदाज में जो सियासत करने दो। और ये वो नहीं है कि जिसको आपने बना दिया कि जनाब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो जो है एक बड़ा करिश्मा है, तो सब कुछ नहीं है। आपने उस्तादियां दी हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ाया इनको। सर वैसे मान तो लेना, पॉपुलर तो है ना सर, सीटें तो मुख्तलिफ जीत रहा है ना। नहीं, वो किस लिए जीत रहा है उनको एक, भाई मैं बता रहा हूँ कि एक दुनिया के मुख्तार साइको वारफेयर के लोग उनके साथ खड़े हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं, उनकी हिदायत पर चल रहे हैं। अब ये खुद अपने पैरों पर चलना सीखें, और सिस्टम भी कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहा था। शुरू में जब ये बयानिया चला कि नहीं साजिश नहीं हुई है, मुदाखलत हुई है, ये बयानिया भी गलत था, टोटल गलत था, और उसकी वजह से नुकसान हुआ है। मैं कहता हूँ अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी सियासी लोग हैं उनके लिए मैदान एक जैसा खुला होना चाहिए, और लाडलापन जो है वो उसको अब खत्म हो जाना है। अच्छा साहब ये कहिएगा कि चलिए डिसीजन इज डन नाउ, मतलब वो जो चीजें खोनी थी वो हो गई, वो शाहकार जिसका सबको इंतजार था, एवरीथिंग इज डन। अब लेकिन हरमीत आज बता रहे थे कि इस्लामाबाद में तैयारियां बहुत हो गई हैं, मतलब वहाँ पर खैमे लगा दिए हैं, वॉशरूम्स कोई 500 बना दिए हैं और कैंटेनर्स इतने बड़े बड़े खड़े कर दिए हैं। अब अगला जो करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, वो उन्होंने इजाज़त मांगी है कि मुझे बाय एयर जाना है, तो मुझे उसके लिए फैसिलिटेट भी किया जाए। उनका अगला प्लान आपको क्या लगता है, वो किस चीज़ पर मजीद हो जाएंगे, या वो भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के स्टेबिलिटी की तरफ लाने की कोशिश करेंगे मुल्क को भी अपने हाथ से? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ इनका नहीं है ना। इनके पीछे जो दिमाग चल रहे हैं वो इनको रास्ता दिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, जिन्होंने ये काश्तकारी की थी। मैं फिर बताता हूँ कि 2011 से लेकर अब तक जिन लोगों ने इनको साथ लेकर चले हैं, इनकी उंगली पकड़कर इनको चलना सिखा रहे हैं, वही लोग अब उनके भी पीछे मौजूद हैं। आप 2011 के ज़माने में वापस जाएं, किसने फैसिलिटेट किया, किसने ये सारा कुछ किया, किसने लाहौर वाला जलसा कराया, किसने बाकी जलसे करवाए, ये सारा कुछ जो है वो अब भी उनके पीछे वही इनकी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। जब तक वो तैयार होती रहेगी मुल्क के लिए और खुद हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए मसाइल होंगे, अदलिया के लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। इनको छोड़ दिया जाए इनके हाल के ऊपर, फिर ही मामला आगे चल सके। अच्छा लगारी साहब, छोड़ दिया जाए तो... लगारी साहब आप जो जिक्र कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि जो काश्तकारी करने वाले हैं वो कुछ रिटायर हो चुके हैं और कुछ जो है वो कहते हैं दावा करते नजर आ रहे हैं। आपने भी सुना कि हम अपोलिटिकल हो चुके हैं। अब आपसे जानना चाहूंगा सर, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दोबारा पड़ाव डाल रहे हैं तख्त लाहौर को कब्जा करने के लिए। जाहिर बात है कि यही सूरत हाल हमारे मुल्क में, कहते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी। अब ये सूरत हाल आप कैसे देखते हैं कि क्या तख्त लाहौर दोबारा हुकूमत अपने इसमें शामिल कर देगा, या ये मुश्किलात इसमें भी होंगी? क्योंकि जरदारी साहब जहां पड़ाव डाल लेते तो काम निकाल के ही आते हैं। नहीं, एक तो ये कि जरदारी साहब इस सारी सूरत हाल में बहुत सोच समझ कर सियासी गेम कर रहे हैं, गैर सियासी गेम नहीं कर रहे हैं। और सियासी गेम में उनका एक तरीकाकार होता है। अगर जरदारी साहब देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही ठीक चल रहे हैं और वो ठीक ही जा रहे हैं, तो वो और ज्यादा मुहिम की तरफ नहीं जाएंगे। और वो हो सकता है कि चौधरी परवेज इलाही को
और वो अकोमोडेट करके फिर चीजों को ठीक करें। ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा लगारी साहब, ठीक करने वाला जो मामला है वो तो खैर होगा। आप ये फरमाइए कि कल 26 है और कल धरने की डेट है इमरान खान की, और डॉक्टरों ने भी उनको इजाज़त दे दिया है, वो पहुँचेंगे पिंडी में जैसे हरमीत ने हमें थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ पे टेंट सिटी बना दिए गए हैं। इमरान खान के पास अब क्या नारा है इलेक्शन के अलावा? इलेक्शन तो पता है वो भी नहीं हो पाएगा, वो 10 महीने से किस बेस के ऊपर वो लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे और इसको आगे बढ़ा पाएंगे? दूसरे, आपको लगता है कि ये एक दिन में धरना खत्म हो जाएगा कल का, या इसको प्रोलॉन्ग करेंगे? वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, कर नहीं सकेंगे। अच्छा, पूरी कोशिश होगी इनकी कि प्रोलॉन्ग करें, पूरी कोशिश होगी कि सिस्टम को जो है वो जाम कर दें। ये इनके हाथ में नहीं होगा। और फिर जो इनके फैसिलिटेटर हैं और जो इनके डायरेक्टर हैं और जो इनके प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए मसाइल खड़े होंगे। वो मुल्क के साथ अगर वो समझा जाएगा कि ये मुल्क के साथ खेल रहे एक शख्स की मोहब्बत में, तो फिर चीजें और ज्यादा रुख अख्तियार करेंगे, दूसरा रुख अख्तियार करेंगे। अच्छा सर, यूरोप का टूर ऑलमोस्ट डन होने वाला है, जिसके लिए वो गए थे कि वापस आएंगे तो जो चीज़ें हम सेट या जो स्केच हम सेट करके गए थे वो पिक्चर वैसी पोर्ट्रे हो जाएगी। अब अगर वापसी की बात की जाए तो तैयारियां काफ़ी कर ली गई हैं नवाज शरीफ के कम बैक की, और इसके अलावा मरीम नवाज आजकल उनके साथ मौजूद है। इस सब को आप कैसे देखते हैं कि अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या वापस आने की अब तक उनकी राह कितनी हमवार हो गई, और अगर वापस आते हैं तो फिर सियासत की डायनामिक्स को आप कैसे देखते हैं? लेकिन 2 मुकदमात के बारे में जिनमें उनको सजा हुई है, मैं एक उसकी पोजीशन बता देता हूँ। एक मुकदमा जो है उसकी सस्पेंड हो चुकी है, सजा सस्पेंड हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि वो सजा अब मौसर नहीं है, और उस सजा में वो वैसे नहीं है जिस तरह से वो पहली पोजीशन में थे, नंबर 1। और दूसरी सजा जो थी उसमें मरीम नवाज का इक्वेटर हो चुका है, और मरीम नवाज की बाकायदा बाइज्जत रिहाई के बाद अब वो केस भी नवाज शरीफ के लिए ज्यादा आसान हो गया है कि वो उससे भी निकल जाएंगे। इन दोनों मुकदमा से मियां नवाज शरीफ का निकलना जो है बहुत आसान और बहुत इजी होगा, और फिर उसके बाद सियासत होगी और सियासत का मैदान होगा, और फिर देखेंगे किस तरह से फरीक खेलते हैं। अच्छा, ये फरमाइए लगारी साहब के इस वक्त अगर देखा जाए तो सवाए इमरान खान के बाकी मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान है, एक तरफ दरमियान में फ़ौज है। क्या ये बेहतरीन मौका नहीं है इस वक्त, अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा सब्र कर लें और जो गवर्नमेंट है उसको चलने दें, तो मुल्क में हर इंस्टीट्यूशन अपनी जगह जड़ पकड़ ले जो एक अरसे से जड़ नहीं पकड़ पाया? बेहतरीन मौका है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए अगर इमरान खान साहब रखना न डालें तो। लेकिन सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है माशी इस्तेहकाम के लिए। आप इंतहाई खतरनाक पोजीशन पर खड़े हुए हैं। आपकी अफराद-ए-ज़र की शरह जो है वो 26% तक चली गई, जबकि आपके रीजन में ऐसी सूरत हाल नहीं है, ना बांग्लादेश, ना नेपाल, ना इंडिया, ना दूसरे ममालिक। तो आपकी पोजीशन ज्यादा खतरनाक है। आप बहुत ज्यादा डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं। तो सियासी अज़म इस्तेहकाम से माशी अज़म इस्तेहकाम पैदा हुआ है। सियासी अज़म इस्तेहकाम का मरकजी किरदार इमरान खान साहब है। अगर इमरान खान साहब इस अपनी सूरत हाल को जारी रखते हैं तो, और जो उनके हैंडलर हैं वो उनको इसी तरह जारी रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हमारे साथ मौजूद थे, यही कह रहे थे कि अब इमरान खान साहब अकेले खड़े हुए हैं, तो जरा अगर वो थोड़ा सा फहमो फरासत से काम लें तो चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए हमें दिखाई दे रही है। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कराची के हवाले से खबरें ऐसी हैं जो ज़रा फ़िक्र में मुब्तला कर देती हैं, और वो ये है कि बेशुमार लोग फ्लू का, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और उसके साथ दमा का शिकार होने लगे हैं, और उसकी वजह से यहाँ तक सूरत हाल है कि अमवात होने लगी हैं ऐसी, और ये अमवात ज़्यादा हैं कोरोना की वजह से होने वाली अमवात से। इधर भी अगर देखा जाए तो सूरत हाल में ऐसी पंजाब की तरफ देखा जाए, लाहौर में देखा जाए तो नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों हवालों से बात करेंगे, कराची की भी ख़ास तौर पे कि इन दिनों में क्या फ़्लू वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, उसके अलावा क्या तदारुक है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले चाहिए लोगों को इस फ्लू से बचने के लिए। तो डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो कराची के हवाले से बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। कि बहुत वायरल, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। जी बिल्कुल। बहुत वायरल हुआ है, इन्फेक्शन ज़्यादा, और ये ख़तरनाक हद तक चली हुई है। तो क्या किया जाए उसके लिए, मतलब वो
देखें अब तो वक्त जो है वो इन्फेक्शन का आ गया है। अगर यही हम सितंबर अक्टूबर में इसको वैक्सीन बहुत आम करते तो शायद इतने केसेस ना आते, लेकिन हमें देखना ये है, रिसर्च ये करनी है कि ये आखिर एक चीज़ के केसेस क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो मौसम बदला, फिर पोल्यूशन का फैक्टर है, फिर ट्रैवलिंग है, फिर टेंडर एजेस हैं। टेंडर एजेस मीन्स कि बहुत बच्चे और छोटे बच्चे, बहुत ज़ईफ लोग। फिर आपने देखा कि इस दफ़ा सैलाब का इतना ज़्यादा हमारे तरफ पानी का फैलाव था, उस वजह से फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कर सकते थे कि फ़्लू के केसेस ज़्यादा आएंगे। तो जितने ज़्यादा केसेस आते हैं फिर ये होता है कि कुछ लोग दमा के मरीज़ होते हैं, कुछ टीबी के या पुरानी खांसी के जैसे सीओपीडी जिसे कहते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं जिनका रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं उन दिनों कर पा रहे होते, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि स्टीरॉइड्स पे होते हैं जिनको साल हर साल स्टीरॉइड लेने पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। तो ये सारी टेंडर एज ग्रुप्स हैं जिनको फ्लू का ज़्यादा ख़तरा है या जिनकी अमवात फ्लू से ज़्यादा होती हैं। लेकिन अब चूँकि हम नवंबर भी गुजार बैठे हैं तो अब तो मेरा नहीं ख्याल कि वैक्सीन जब मतलब एक चीज़ फैल जाए तो वो खुद वैक्सीन बन जाती है। जिन लोगों ने अल्लाह माफ़ करे उससे फौत होना है वो तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन जहाँ जहाँ से गुजरता है वो उस साल के लिए कम से कम उनके लिए कम्युनिटी का बाइस बन जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि हम इसको बड़े आसान अल्फाज में आम आवाम को समझाना ये चाह रहे हैं कि ये एक वायरल है, जैसे बहुत सारे वायरसेस अब हमने कोरोना को फेस किया, उसके बाद हमने लेटर ऑन मुख्तलिफ डेंगू को फेस किया, अलग किस्म के वायरस हमने देखे हैं जो कि आ गए, वो तो आ गए। अब इस वायरस को हम कहेंगे क्या? आम आवाम इसको वायरल ही कहे, इसको फ्लू ही कहे, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है और वो बुखार टूट रहा है, किसी को सिर्फ फ्लू हो रहा है, किसी को शदीद बॉडी पेन हो रहा है। और यहाँ तक कि हम जिस बात को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 से 10 अमवात रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में इस वायरस की वजह से होना, ये क्या चीज़ है और इसे किस तरह से हम काबू पा सकते हैं? इसे कोई नाम दिया गया है, कोई इस पर रिसर्च की गई है अभी तक? देखिए बात यह है कि रिसर्च तो जब होगी और स्ट्रेन्स अलग, उसकी जब स्ट्रेन्स तक जाएगा मामला के एग्जैक्ट कौन से पैथोजेंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर पता चलेगा कि ये क्या है और उसको बाकायदा गिना जाएगा, उस पर रिसर्च होगी कि फलां सिटी में इस और उसको पिछले सालों से भी कंपेयर किया जाएगा कि अगर लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में इतनी डेथ्स थी, अभी इतनी डेथ्स हैं इस डिजीज से, तो ये क्या इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ गई इस ट्रेन में। लेकिन कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही देखी गई है कि आप थोड़ा डिफरेंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आम तौर पे फ्लू को यही समझा जाता है कि लो ग्रेड फीवर, लेकिन अब कुछ हाई ग्रेड फीवर के भी पेशेंट हैं जिनमें डेंगू के कोरोना के सारे टेस्ट नहीं आ रहे, नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन यह है कि जो इस तरह की वायरल इलनेसेस होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिक्सिंग होती है। जैसे अभी मैं एक और न्यूज़ भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है उम्रा के जो ज़ायरीन है उनमें सबसे ज़्यादा था। तो ज़ाहिर है इतने लोगों ने ट्रैवल किया है, तो उनमें से जो वापस आए हैं मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो हाई ग्रेड फीवर और फ्लू के साथ प्रेजेंट किए हैं। इसमें फिर यह है कि वायरल निमोनिया आ जाता है, एटिपिकल निमोनिया के पेशेंट्स हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के पेशेंट्स हैं। तो इस तरह से ये एक ग्रे जोन है या एक मिक्सिंग जोन है कि जिसमें आपको अगर आपने एग्जैक्ट कॉज को आइडेंटिफाई करना है तो आपको पीसीआर तक जाना पड़ेगा और उसकी स्ट्रेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है हरमीत, हेलो हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम देखें सर्दियां हैं, सर्दियों में ये होता है कि उमूमन जो है, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, मैं खुद भी इन्फेक्टेड हूं, पोलन एलर्जी जो है वो बड़ी ज़्यादा आम हो जाती है। इसी तरह लाहौर में जो आपने जिक्र किया, लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं, मौसम वहाँ का इस तरह नहीं होता जो लाहौर और इस्लामाबाद में हमें देखने को मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये कराची से निकलकर मजीद फैलने का जो खदशा इसके है, या ये मौसम जो है उसी मौसम के मुताबिक ही वहाँ पे कराची में ज़्यादा और जिसकी वजह से अमवात का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है? ब्रदर, मैंने तो देखा कि कराची में कुछ मौसमी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। पहले जितना मौसम कराची का सर्दियों में अच्छा होता था, अब सर्दी की तरफ वो रुझान बढ़ रहा है। मैं खुद भी 1-2 दफ़ा ट्रैवल किया है सर्दियों में, तो काफ़ी अब तब्दीली महसूस होती है वहाँ। दूसरी बात यह है कि पोल्यूशन का फैक्टर अपनी जगह है, ट्रैवलिंग अपनी जगह है,
और जो आती हुई सर्दी या बदलते हुए मौसम में जो लोगों के अंदर अस्थमा जाग जाता है वो करीबन हर जगह पे ही उसी तरह से देखें, हम गर्मी का लाइफस्टाइल लेके चल रहे होते हैं, उसी तरह ठंडा पानी पी रहे हैं, उसी तरह बेहतियाती कर रहे होते हैं। मतलब हम ये है कि सर्दी आ जाती है लेकिन हम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते, थोड़ा हम शर्माते भी हैं कि यार वो क्या कहेंगे कि यार इसने तो स्वेटर पहनना शुरू कर दिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जिससे बदलते हुए मौसमों में, और उसमें जैसे आपने इस्लामाबाद की बात की तो बदलते हुए मौसमों में पोलन एलर्जी का तो बहुत ज़्यादा फैक्टर है, आपके शहर में तो ख़ास तौर पे। अच्छा, अब ज़रा आ जाए इलाज की तरफ थोड़ा सा, कि अगर किसी को हो गया है तो वो क्या, मतलब ये जो जड़ी बूटियों से बना कावा है इसको ले, इसके भी फ़ायदे बताइएगा कितने ज़्यादा हैं, कोई है भी कि नहीं है। डॉक्टर के पास जाए सीधा, अगर हल्का फुल्का है तो क्या घर में रह के भाप ले ले, उससे कोई फ़ायदा होगा, क्या होगा मतलब? जी ज़रूर, ये सारे सपोर्टिव मेडिसन हैं और सपोर्टिव मेडिसन जो है मैं उसको अव्वल दर्जे पे रखता हूँ। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले आप इसको आसान है शुरू करना, आप खुद से शुरू कर सकते हैं, और ये है कि आप इसको जनरली भी ले सकते हैं। मसलन आपका अगर डिजीज़ जो है वो बैक्टीरियल भी है फिर भी फ़ायदा देगी। ठीक है। ये कहवे हैं, ये फल हैं, ये गर्म मशरूबात हैं, और यखनी है, यखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डाइट जो है। फिर यह है कि आप थोड़ा सा आपको अपनी रूटीन को भी चेंज, देखिए हम लोग स्ट्रेस से भी मर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं सोच के आया था कि ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि कई ऐसी बातें हैं कि बीमारी का एक बहाना बनता है लेकिन असल वजह यह है कि हमारा दिल ही बंद हो जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम लोग अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे, हम दो तीन नौकरियाँ कर रहे हैं। जो लोग सारी रात अब काम करते हैं और दिन में आराम करने को भी कम टाइम मिलता है, मुझे बताएं उनका दिल बंद नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये जो वायरल इलनेसेस हैं, खास तौर पे मैंने कोविड देखा, डेंगू देखा, उसके बाद ये फ्लू है, इसमें ज़रूरी नहीं कि वो डिजीज़ आपको डायरेक्टली कर रही है। जब एक बिल्कुल ही आप 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए एक दिहाड़ीदार बंदा बिस्तर पे पड़ जाता है, या उसका ऑलरेडी जो है वो दिल कमज़ोर है, या वो स्ट्रेस लेवल उसका इतना हाई है, तो ये चीज़ें भी साथ अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह माफ़ करे कि लोग जो हैं वो दुनिया से चले जाते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि लोग फौरी तौर के ऊपर, ये हम पहले भी बात करते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि जैसे ही उनको कोई हुआ, किसी ने कह दिया जी तुम फ़लाँ एंटीबायोटिक खा लो, फ़लाँ जो कोर्स है वो कर लो, ये कितना नुकसान? ये तो बहुत ही नुकसानदेह। देखिए ये तो मैं कहता हूँ डिजीज़ को बढ़ा देता है। जिस वायरल डिजीज़ ने 3 दिन में ठीक होना है वो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन पे चली जाती है। और देखें माशी नुकसान अलग है, हम सारा पैसा जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियों को दे रहे हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, या हम रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी का ये दवाइयाँ खा खा के सत्यानाश हो रहा है। दूसरी बात, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को वक्ती तौर पर लो कर देती हैं। अच्छा, आपके जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको डाउन कर देती हैं, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको कम करती हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स अपनी जगह पे हैं। यहाँ एक और बात करना चाहूँगा कि फ्लू के अंदर अगर आप डिस्प्रिन खा रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। अच्छा, फ्लू के अंदर ये बहुत अगर इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल डिस्प्रिन आपने खाई है, नहीं खानी है, नहीं खानी आपने अपने, अगर आप ऑलरेडी डिस्प्रिन पे हैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से और आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो आप मशवरा कर सकते हैं, दूसरे एंटीप्लेटलेट पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि डिस्प्रिन खाने से एक फैटल डिजीज हो सकती है जिसे राई सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि आजकल हर चीज, अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज, एंटीबायोटिक की बात की है। जी 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 जी, आप सवाल करिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, फिर कराची का अगर जिक्र करें या बड़े शहरों की बात करें, या उमूमन अगर हम आप अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारी तब्दीलियां इसमें आ चुकी हैं। एक चीज जो हमने एक आदत डाली थी मास्क पहनने की, अब दोबारा आप क्या समझते हैं कि ये जो वायरल हुआ है, ये जो नई बीमारी आई है जिसके वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है, तो मास्क अब कितना जरूरी है दोबारा हम सब के लिए जहां जहां पे हम जा रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट तो उसी तरह हमारा है नहीं। जी बिल्कुल, मास्क जो है उसकी अहमियत उस वक्त बढ़ जाती है जब आप क्राउडेड प्लेसेस में हैं, या आपकी फैमिली में कोई डिजीज पर्सन है, या कोई सिम्टम्स के साथ आपके ऑफिस में कोई है आदमी, कोई पेशेंट है, तो आप ज़रूर मास्क पहने, मास्क अपने पास हमेशा अपने बैग में रखा करें। उसके साथ साथ एक तरफ तवज्जो मैं दिलाऊंगा कि हैंड वॉशिंग जो हाथ धोना जो है ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जहाँ पे उस बंदे ने अपने इन्फेक्टेड हाथ लगाए हैं, अगर उस थोड़ी देर के बाद आप भी वहाँ हाथ लगा देंगे तो ये आपके हाथों तक, या आपने हाथ मिलाया है वायरल हो जाएगा, तो वायरल आप हाथों से भी कैरी करेंगे। ये वैसे हाथ मिलाने वाली रिवायत जो है
ये पता नहीं कहाँ से आ गई है। महफिल में अगर कोई एक आदमी आया, वो 20 लोग बैठे हैं, उसमें 20 के साथ हाथ मिलाना है। ये तो फजूल बात है। देखें क्या जरूरत, देखें महफिल की आदाब है। अस्सलाम वालेकुम कहें, बाकी वालेकुम सलाम कह रहे हैं। हाथ ना मिलाओ, फिर वो गुस्सा भी कर जाते हैं। हाँ, वो गुस्सा कर जाता है ना, हाथ मिलाया। नहीं, मेरा ख्याल है जो बाहर से आता है, अगर वो अस्सलाम वालेकुम कहता है तो सिर्फ एक बंदे का फर्ज है कि उसके सलाम का जवाब दे। ये मैं कहीं पढ़ भी चुका हूँ ये बात। तो इसमें फिर ये तो मेरा ख्याल ओवर हो जाता है कि जी आप हर किसी को, और फिर बेचारों को उठना पड़ता है। अब ये भी तो देखें, वो आप फैला रहे ना बीमारी को। तो इन दिनों आप सजेस्ट यही करेंगे कि अगर और नहीं तो कम से कम इन दिनों इस आदत को अपना लें कि हाथ ना मिलाएं। चलें, एक आपको 2 लाइनें भी सुनाता हूँ। जी जरूर। रोका गया था हाथ मिलाने से इसलिए, हाँ, सीधा गले से उसको लगाना पड़ा मुझे। सर यही फायदा है डॉक्टर को बुलाने का, यही फायदा है कि हम तो वायरल की बात करते हैं, वो दिल की बात करते हैं। अच्छा सर, ये कहिएगा कि जैसे असर ने कहा कि बाज लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर मुझे इस चीज से आराम आ गया तो तुम भी ये कोर्स कर लो, तुम्हें भी आराम आ जाएगा। मतलब एक तो हम किसी के डॉक्टर बन जाते हैं, फिर बाजू का अपने डॉक्टर खुद भी बन जाते हैं। ये तो ऐसा ही है ना कि मैंने इस लड़की से शादी की, बहुत अच्छी, तुम भी इससे शादी कर लो। इस तरह की औरत से कर लो, ऐसे कहीं आपने घर भी जाना है। अच्छा सर, ये देखिए ना, आजकल पैनाडोल में स्पेसिफिक 4-5 मेडिसिन का नाम लेना चाहती, लेकिन पैनाडोल बहुत कॉमन है। अब उसकी बहुत सारी आगे से क्लासिफिकेशन आ गई है, फ्लू वाली, एक्स्ट्रा, एक्सट्रीम, मतलब इस तरह से। और जो फ्लू वाली है उसका इस्तेमाल मैंने बजाते खुद किया है, तो मुझे लगा कि वो चीज़ों को जैक कर देता है, वो मुझे ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर देता है मेरी चीज़ों को। आप कितना सजेस्ट करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, बिकॉज बड़ा रिलाई करते हैं लोग इस तरह की मेडिसिन पे, खासतौर पर पैनाडोल पे। बस मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टरों को भी फीसें कम करनी चाहिए और आपको भी छोटे मोटे मसाइल के लिए डॉक्टरों के पास ही जाना चाहिए। बिकॉज ये होता है कि डॉक्टर का फ़ायदा ये है कि वो अव्वल तो आपको ये देखता है कि आपकी सिवेरिटी कितनी है डिजीज़ की, उसके मुताबिक आपको एक ही मर्ज के लिए 1 गोली भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है। ठीक है। फिर वो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये बैक्टीरियल के चांसेस 99% हैं या वायरल के हैं। ये लेकिन हरमीत को खांसी शुरू हो गई। हरमीत के खांसने की आवाज आई है मुझे। लेकिन ये कि सेल्फ मेडिकेशन में 1-2 डोजेज आप जरूर लें, और ये जो घर की चीजें इनको जरूर आजमाएं, और चलते फिरते रहे 2-3 दिन तक कोशिश करें। मतलब बहुत सारी डिजीजेज जो हैं वो खुद से ठीक हो भी जाती हैं, लेकिन खुदारा एंटीबायोटिक्स या बहुत टॉक्सिक मेडिसिन या कम से कम दूसरों से मत पूछें। अगर पूछना ही है तो अपने कांटेक्ट में किसी डॉक्टर से बात कर लें। डॉक्टर साहब, एक टिपिकल सवाल है, और मैंने ये आपसे पहले भी कई दफ़ा पूछा, लेकिन लोग हमसे पूछते हैं और लोग इस चीज़ को एज्यूम भी करते हैं। कहते हैं जब फ्लू होता है ना, चले आजकल का वायरल और वायरस तो चले और चीज़ है, इसको रोकना नहीं चाहिए, ये अपना टाइम लेकर जाता है। अगर आप इसे रोक देते हैं तो ये इंटरनल आपको डैमेज करता है। फ्लू इट शुड बी लाइक, उसको फ्लो निकलना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए। लेकिन जब हम मेडिसिन खा लेते हैं इसलिए कि बिकॉज आप वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, सर दर्द होता है, आंखें दर्द होती हैं, फ्लू की वजह से आपका पूरा ऊपर वाला पोर्शन डैमेज हो रहा होता है, कितना ये आप इस चीज़ की राय रखते हैं कि क्या इसको वाकई होने देना चाहिए, इसकी इस तरह से मेडिसिन लेके इसको रोकना नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये चीज़ जो है ना, इसके 2 पहलू हैं, दोनों तरह से ये ठीक है कि इसको होने भी दें। होने का मतलब ये है कि जो सिक्रीशंस है ना, आप उनको सिंपल वाटर से आप साफ़ करते रहें, टिश्यू पेपर यूज़ ना करें, टिश्यू इसको एग्रेवेट कर देता है। और जिसकी भी आप देखेंगे ना नाक सूजी हुई और वो उसने टिश्यू से ही साफ़ किए हुए होंगे, तो हाथ धोएं बार बार और वॉशरूम का इस्तेमाल करें सादा पानी का। ये है होने देना। दूसरी बात यह है कि कुछ तकलीफें साथ ऐसी आ जाती हैं कि जिसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए, मतलब आपसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा और कोई ज़रूरी काम है, तो आपको 2 गोली पैनाडोल, एक नीम गर्म गिलास दूध का लेके तो साथ ले लेनी चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, भाप कितनी अहम है? भाप वही जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि अगर आपके एयरवेज लग रहा है कि सफोकेट हो रहे हैं तो आप भाप जरूर लें। अच्छा, ये जो नई आई है पैनाडोल, डॉक्टर साहब एक और चीज जो हम खासकर सर्दियां आती हैं, फिर वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन खासकर गले और नज़ला जुकाम ये चीज ज्यादा, खाने पीने के हवाले से कौन सी चीजें या फ्रूट्स के हवाले से कौन सी चीजें ज्यादा आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखें जी, कहीं कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा जी खाने के क्या आदाब है, उन्होंने कहा जी हाथ धोएं, ये करें, दाएं हाथ से शुरू करें। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहला अदब खाने का यह है कि जो रिस्क पड़ा है वो हलाल हो। ठीक, तो जो रिस्क हलाल हो पहली बात है। दूसरी बात है कि उस रिस्क में जो फल हैं वो ज़रूरी शामिल करें, और विटामिन सी वाली चीज़ें और ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स ज़रूर शामिल करें। और
बैलेंस रखें अनाज के दरमियान, ऑयल के दरमियान और फलों और सलाद के दरमियान, तो इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छा, डाइट बड़ों की बात तो हमने रहेगी। काफ़ी कर ली है, लेकिन ये जब सर्दियाँ आती और जाती, सर्दियाँ माएँ कहती हैं कि बच्चों के लिए बड़ी क्रिटिकल होती हैं। अब बच्चों का भी मिसाइल कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं बड़ों की निस्बत ना, तो बच्चों के बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बाजू का तो उनका फ्लू इतना ज़्यादा होता है कि वो सांस लेने में भी मसला होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से बच्चों को उसमें देखें जब आती हुई सर्दियों में थोड़ा खुश्क मौसम होता है और पोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि हम बच्चों को समटाइम्स ओवर भी हीट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। फिर यह हमारे यहाँ घरों में जो कारपेट है उनकी सफाई का अच्छा इंतजाम नहीं है। कारपेट अगर डालना है तो आपको वैक्यूम क्लीनर रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो डस्ट उड़ती रहती है जिससे बच्चों में एलर्जी हो जाती है। बहुत छोटे बच्चों में जो सर का डैंड्रिफ है ये बहुत बड़ा फैक्टर है उनके, और ये गालों का डैंड्रिफ उनकी सांस को ख़राब करने के लिए, तो ये चीज़ें देखें। दूसरी बात यह है कि बच्चे नो डाउट टेंडर एज में होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों को मजबूत भी बहुत बनाया है। मैंने यहाँ देखा है माएँ 15-15 दिन तक बच्चे को नहलाती नहीं, उसके नाखून गंदे होते हैं और लेके आती हैं जिसको सर्दी, इसको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बच्चे को रोजाना नहलाएं, दिन के अव्वल हिस्से में नहला दें, थोड़ा सा उसका गर्म इन्वायरमेंट कर दें, तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा और अच्छा फ्लरिश करेगा। फिर वो यूज्ड टू हो जाएगा इस चीज़ का, बिल्कुल यूज्ड टू हो जाएगा। बच्चे की सेहत का खास ख्याल रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। क्लिनिए वापस आते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम वाजी, ब्रेक के बाद आज कुछ हम बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मौसम जो तब्दील हो रहे हैं और उसके साथ कई अमराज जो है उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। हमने पहले थोड़ी देर बात की फ्लू की, खांसी, नज़मे की, लेकिन अब जिस चीज़ की तरफ बात कर रहे हैं हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर का होना, ये कितना ख़तरनाक हो जाता है। छोटी उम्र के बच्चों में अब ऐसे केसेस हमें मिल रहे हैं जहाँ पे वो भी शिकार हो रहे हैं ब्लड प्रेशर का। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसका जो इलाज है वो क्या होना चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इसके लिए वो क्या अडॉप्ट करने चाहिए। तो डॉक्टर शुएब असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर अमराज कल्ब हैं, और बड़ी मेहरबानी सर आपकी तशरीफ़ लाने के लिए। ये छोटी उम्र के बच्चों से भी शुरू करें, इवन नौजवानों में भी आजकल देखने में आ रहा है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। सर में छोटी उम्र में एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फेमिलियल होता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मदर को फादर को है, फैमिलीज़ में रन कर रहा है, उसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा है। सेकेंडरी आजकल जो लाइफस्टाइल है बच्चों का, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। स्क्रीन टाइम की वजह से स्लीप मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, और गेम्स भी वो ऐसी खेलते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेस में, मतलब वो पबजी बहुत होती है जी, वो ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती है। और उसके अलावा जब ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा तो एक्टिविटी वाली गेम्स नहीं होंगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगा। ठीक है, उससे फिर ओबेसिटी बढ़ेगी, उससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसमें शुगर की तरफ भी जाते हैं अर्ली एजेस में जिस तरह आ रही है, ये सारे इसमें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि बहुत कहा जाता है, ये अक्सर औक़ात सुनने में आता है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और वो ज़्यादातर बच्चे की कबल पैदाइश का बाइस भी बनती हैं। मैंने अक्सर केसेस ऐसे देखे हैं। ये उन ख़वातीन के लिए कितना डेंजरस है, क्योंकि बाज़ू का आप इसी टेंशन में कि आपने प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होनी है, उसमें आप बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, कुछ एक्सटर्नल ऐसे रीजंस होते हैं। ये बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए उसमें हम टर्म यूज़ करते हैं इक्लेम्शिया एंड प्री इक्लेम्शिया। प्री इक्लेम्शिया इसमें हाइपरटेंशन शूट कर जाता है बीपी, इक्लेम्शिया में फिट्स पड़ते हैं, कोमा में चली जाती हैं ख़वातीन। और प्री इक्लेम्शिया में ये है, इसमें बच्चे के लिए क्या है, प्री इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हम कहते हैं कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाती यूट्रस में, प्री मेच्योर डिलीवरी उसमें हो जाती है ब्लड प्रेशर की वजह से। प्रोम कहते हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स उसमें हो जाती हैं, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है ब्लाइंडनेस की तरफ। तो प्री मेच्योर डिलीवरी है, उसमें फिर फर्दर आगे चीज़ें आ जाती हैं। जब बच्चा प्री मेच्योर 7वें 8वें मंथ में होगा तो उसमें बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस होते हैं, उसको एडमिशन हॉस्पिटल में, नर्सरी आईसीयू में, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे आपने कुछ बता भी दी हैं। अब ये बताइए कि लोग इसमें भी ये करते हैं सेल्फ मेडिकेशन, कि किसी ने कहा कि जी मैं मतलब ये दवा खा रहा हूँ तो भी ये खा लो, हकीमों के पास चले गए, उसमें कई कुश्ते बना के खा लिए, गुर्दे बिल्कुल फेल हो गए, मतलब उस हवाले से भी फरमाइए कि वो कितना नुकसानदेह है। उसमें पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन नॉर्मली हम कहते हैं रेज ब्लड प्रेशर है,
उसमें आगे कैटेगरीज हैं, एलिवेटेड को क्या कहेंगे, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, किस स्टेज पे हमें इलाज चाहिए। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जब हम 120, 80, 120 से ऊपर जाएंगे, 129 तक हम एलिवेटेड बीपी कहेंगे, डायस्टोलिक जो है वो 80 तक रहेगा। उसके बाद हम उसमें स्टेज 1 में जाते हैं, उसमें 130 टू 90 चला जाता है डायस्टोलिक। उससे ऊपर जाएगा स्टेज 2 पे चला जाएगा, फिर 180 प्लस जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा। नॉर्मल अब ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करनी है? नॉर्मल टेंसिव अगर विद हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं या शुगर है, तो नॉर्मल टेंसिव को ज़रूरत है मेडिकेशन की। ठीक है। अदरवाइज़ अगर को मोबिड फैक्टर्स नहीं हैं तो फिर उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्टिव लाइफस्टाइल हो, अपना सॉल्ट इंटेक कम करें 1500। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया कि हमारी जो लाइफस्टाइल है इसमें कोई शक नहीं कि अब हम महदूद होते चले जा रहे हैं, कोशिश चाहे वो बच्चे हैं या बड़े। जरा दोहरा दो सवाल। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक तो जो लाइफ है, लाइफस्टाइल हमारा बहुत चेंज हो चुका है, महदूद हो गई है लाइफ, बाहर निकलने का जो है हम उस तरह नहीं निकलते जिस तरह कहीं वॉक हुआ करती थी, कहीं जाना फिरना, घूमना फिरना। अब चाहे गाड़ी या बाइक है, लोग उठते नहीं हो से। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, कितना टाइम ज़रूरी है कि आप अपने आप को दें तो कम से कम ये चीज़ें मेंटेन होंगी? वॉक कितना टाइम अगर आप डेली वॉक आप उसको करेंगे कि वो कम से कम हम डेली कितने किलोमीटर हो या आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, वो कितना ज़रूरी है सर? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जो जाहिर है जो ओबीज पीपल हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मिनिमम वॉक 20 मिनट की है, ब्रिस्क वॉक जो है वो ज़रूरी है। बाकी जिस तरह मार्केट है, करीब है, तो कोशिश करें ऑन फुट जाएं, या मस्जिद जाना है तो आजकल तो हर कुछ गाड़ियों पे लोग पास भी है, मस्जिद गाड़ियों पे जाते हैं, तो मस्जिद जाएं, पैदल जाएं, कुछ छोटे मोटे मार्केट का काम है वो करें, ऑफिस जाना है तो स्टेयर का यूज़ करें। तो डिपेंड करता है ओबेसिटी कितनी है, तो उस पर फिर आपकी एक्टिविटी भी जाहिर है उस हिसाब से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मसला ये हो गया ना कि लोग कहते हैं कि बाहर निकले तो मट्टी इतनी ज़्यादा है कि वो आजकल फ्लू का स्मोक शिकार, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पोल्यूशन एनवायरनमेंट बहुत नहीं ज़्यादा है। है, लोग उससे भी डरते हैं। तो तो उसमें उसमें क्या करें? इंडोर जिम बना लें अपना, कोई थोड़ा वो workout। क्या उसका वो जो जॉगिंग मशीन है उसका फ़ायदा ट्रेडमिल है? का उनका फ़ायदा है, लेकिन ऑब्वियसली आउटडोर जो हैं आजकल तो चूँकि सर्दी है, स्मोक ज़्यादा है, तो इंडोर प्रेफर करें। लेकिन आउटडोर का अपने बेनिफिट्स हैं, जो ऑक्सीजन लेवल एनवायरनमेंट का पार्क्स हैं वो ज़्यादा बेहतर रिफ्रेशिंग होता है, कमिटमेंट के साथ जाते हैं। इंडोर जिम में वो कमिटमेंट भी नहीं है कि आप डेली 9 बजे ट्रैक सूट में आप डेली घर में कैसे कर सकते हैं इतना पंक्चुअल। मेरा ख्याल है लेकिन कम ही आजकल लोगों तो में। लोग डेली ट्रैक सूट पहन के बाहर भी नहीं जाते, घर में उन्होंने क्या पाबंदी करनी है, बाहर भी नहीं करते। सिर्फ उसमें देखिए, ये बाजू है का- कि ये आपने कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, वो आपका आजकल कार्डियो मशीन्स हैं वो बता, उसमें चल जाता है पता कि कितनी आप कैलोरीज burn बर्न कर कर चुके रहे हैं। हाँ, तो 1200 आपकी नीड है, 1500 नीड है, कितनी आपने इनटेक की है उसके हिसाब से कितनी बर्न करनी है, तो ये सारा उस अच्छा पर डॉक्टर साहब, ये कहेगा कि पहले आपने कहा कि कुछ ऐसा होता है कि जेनेटिकली ये चीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है, और आजकल बहुत सारी वजूहत है ब्लड प्रेशर की, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि सर्दियों में ज़्यादा हीट होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। किसी को टेंशन नहीं भी है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है सर्दियों वो में क्या एक कॉज तो करता है? पर्सपिरेशन, ये जो स्वेटिंग कम होती है, ठीक है, और एक्टिविटी भी इसमें सर्दियों में गर्मियों की निस्बत कम हो जाती है, तो उसमें बीपी सर्दियों में ज़्यादा होता है। जिस तरह कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, सर्दियों में उनका इन्फ्लक्स ज़्यादा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आते हैं, रिपोर्ट होते हैं। उसमें पल्मोनरी एडिमा हम कहते हैं, फेफड़ों में पानी पड़ जाना, हाई बीपी की वजह से पट्टे दिल के कमज़ोर होते हैं, तो ये केसेस सर्दियों में तो बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, ये कहिएगा एक और चीज़ ये भी है ब्लड प्रेशर को लेकर कि ब्लड प्रेशर जो है ऑब्वियसली इज़ अ प्रेशर ऑफ योर ब्लड, जी, तो आप बाज़ुकत बच्चों को, छोटे बच्चों को भी देखते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर हाई की तो हम बात कर रहे हैं, लो इज़ अ सेम केस जो कि ट्रिगर करता है दूसरी बीमारियों से भी। मतलब अगर आपको शुगर है तो बाज़ुकत वो आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मैंने बहुत सारे जो शुगर पेशेंट या डायबिटीज़ पेशेंट जो है उनको भी ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हुए या उस बीमारी से मुतासर होते हुए देखा है। ये कितना ट्रिगर करता है, अगर डायबिटीज़ की बात की जाए या एक्सवाइज़ कोई भी बीमारी की बात की जाए? डायबिटीज़ में ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, डायबिटीज़ के साथ कोलेस्ट्रॉल भी ओबियसली ज़ात में अमूमन ज़्यादा होता है, तो वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसके बीपी हो जाता है, तो फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस आ जाती हैं। एक बीमारी को कंट्रोल नहीं करेंगे, साथ दूसरी उसके डेफिनेटली होएगी। ब्लड प्रेशर कहते हैं इलाज कोई नहीं होता, मतलब कहते हैं कि अगर हो जाए तो ये सही नहीं होता। मतलब मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर ब्लड प्रेशर हो गया मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ ये आपके साथ रहेगा। क्या ऐसा है? इसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जेनेटिक कॉजेज़ हैं उसकी, और
लाइफस्टाइल है, डाइट है, वो हम उसमें लाइफस्टाइल डाइट तो कर सकते हैं, जेनेटिक कॉजेज़ को हम नहीं कर सकते, हम उसमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। अच्छा, जो दूसरा मैंने पहले बताया कि जिस तरह स्टेज 1 स्टेज 2 है, उसको हम स्टेज 1 2 को तो डेफिनेटली हम ट्रीट करेंगे विद मेडिकेशन, ठीक है। उससे पहली वाली जो स्टेज है एलिवेटेड बीपी है, उसको हम लाइफस्टाइल से अगेन कवर करेंगे। ये वैसे जो सुहा ने बात की है, ये बात बहुत लोग कर रहे होते हैं कि जी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन दोस्त कहते हैं या घर वाले कहते हैं कि दवाई ना शुरू करना, एक बार शुरू कर दी सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, और वो बड़ा नेगेटिव उसके इम्पैक्ट। वो फिर एंड ऑर्गन डैमेज करता है, किडनी डैमेज करेगा, हार्ट डैमेज, हार्ट फेलियर की तरफ लेकर जाएगा, आइज़ को अफेक्ट करेगा, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। वो फिर हमारे पास तो फिर आते हैं उस कंडीशन में, फिर दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं और एंड ऑर्गन डैमेज मल्टीपल आ जाते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन के साथ रिपोर्ट होते हैं तक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो सोहर जिस तरह कह रही थी कि बच्चों के बाद हम देखते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम जाते हैं तो उस तरह तलबा में भी हम देखते हैं, या अक्सर हॉस्टल में भी या वैसे भी हम देखते हैं, ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हो गई कि वो नौजवानों में बीपी का जो मसला है वो बड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसकी क्या वजह है? एक तो जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया, इसके क्या नुकसान हैं, और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बड़ा ज़्यादा हो रहा है हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जंक फूड में देखें, इसमें स्पाइसेस होती हैं, सॉल्टी फूड ज़्यादा होती हैं, उसमें फिर अनहेल्दी फैट्स हैं उसमें, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आगे फिर वही बात कि लाइफस्टाइल हमारा उस तरह का नहीं है, तो डेफिनेटली वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, इसको लेके ज़्यादा बढ़ाएंगे। सादा खुराक की बात आप करेंगे कि खाई जाए, जो अगर आप बचना चाह रहे हैं, मौसमी फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल की जाए। अगर वो लोग जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर उनको है, वो अपने बच्चे उनके जो होंगे उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा हैं कि होंगे, उनको अगर उन्होंने लगा दिया है फैटी फूड की तरफ, तो वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जाहिर है। डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेडिसिन का अब ज़्यादा हमें उस तरफ जाना चाहिए कि जो फैमिलीज़ जो हैं हाई रिस्क फैमिलीज़ हैं जिसमें पेरेंट्स में है, तो उनके बच्चों का एवरी 6 मंथ्स जो है उनको स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बल्कि हमारी प्राइमरी प्रिवेंशन से सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, वो केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स ही होते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, केस फाइंडिंग प्रोग्राम्स। जिस तरह क्लिनिक्स पे देखें कि फ्री मेडिकल कैंप होता है, शुगर फ्री चेक हो रही है, ब्लड प्रेशर फ्री चेक हो रहा है, तो वहाँ लोगों को जाना चाहिए, अपना शुगर ब्लड प्रेशर बच्चों को भी चेक करवाना चाहिए। अब तो आसान हो गया है, बहुत सारी आपके पास गैजेट्स घर में आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी चीज़ है, हमारे पास खुद बड़े इलाज होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर ज़रा सा लो होता है, कोई कहते हैं कोई ड्रिंक लो, उसमें नमक डाल लो, पी लो। अच्छा, कोई हाई होता है तो ये कर लो, वो कर लो। ये चीज़ें पानी डाल के पी लें। ये चीज़ें मेडिकल लाइन में तो हम नहीं इसको करते, आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। आराम देखिए, आराम का ऐसे है ना, 100 में से 2 को वैसे ही आराम आ गया तो हम कह देते हैं कि आराम इसकी वजह से है। हाँ जी, जिस तरह सर ने अभी कुश्तों की बात की थी, 2 लोगों को फ़र्क पड़ जाएगा तो बाकी जो 80% हैं उनके किडनी डैमेज हो जाते हैं, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर के साथ रिपोर्ट होते हैं। अब जिन 2 को फ़र्क पड़ गया है वैसे ही किसी वजह से, तो वो उसको हाइपोक्रेट गानी जी हमें तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ा, रिलेट कर देंगे। तो अच्छा, ये चीज़ें हैं। अब लाइफस्टाइल की भी बात कर ली हमने कि उसको सादा रखा जाए, बच्चों की बात कर ली कि बच्चों को ज़रा मोहतात रह के मतलब खाने वाने का कर लें। अगर किसी को हो जाए तो कितना रेगुलर विजिट्स उसके डॉक्टर के पास हैं, और जो एक ये भी बता दीजिएगा कि ये जो गैजेट्स हैं ये कोई फ़ायदेमंद भी हैं या वही पुराने वाला स्टेथोस्कोप जो है वो ज़्यादा बेहतर है, जैसे मतलब आले से आप मापें अपना? आइडियल तो वही है मरकरी वाला और स्टेथोस्कोप वाला, लेकिन अगर क्लिनिक दूर है, आपको नहीं चेक करना आता, तो आप उसको गैजेट्स ठीक हैं, वो ठीक काम करते हैं, नियर टू नॉर्मल दे ही देते हैं, वो ठीक है, नियर टू नॉर्मल होता है। कोई 5-10 का फ़र्क होता भी है तो आपको एक आइडिया अलार्मिंग हो जाते हैं आप, अगर उसमें आपको 2 दफ़ा ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली भागेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे जाके। तो होने चाहिए गैजेट्स, अगर आप नहीं फैसिलिटी आसपास नहीं है क्लिनिक लोगों के, तो आप कम से कम वो तो रखें। ऑलराइट सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। हमने क्विक ब्रेक ले लिया, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। तालिबा है दूसरे
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी हैव अ स्टार विद अस, क्योंकि वो लोग जो माजूर होते हैं या कोई एक छोटी सी कमी उनमें होती है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि अल्लाह पाक ने उन्हें और बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी होती हैं, लेकिन उन सलाहियतों को पॉलिश करना, उनको रिकग्नाइज़ करना, आइडेंटिफाई करके उसको कैश करना, ये सब हर किसी के बस का काम नहीं है। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ, अली मुस्तफ़ा वेट लिफ्टर हमारे साथ मौजूद हैं। माजूरी के होने के बावजूद भी उन्होंने पैरा ओलंपिक्स समेत ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि विन भी किया, और बहुत सारे बैचेस जो है वो उनके कोर्ट पे लगे हुए। तो आप फौरी तौर पर कैमरे को कहते हैं कि इनको दिखाएं। कैसे हैं आप अली? जी मैं ठीक हूँ। अली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के यहाँ पर मौजूद। क्या कहेंगे कि मैं तो पहले आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़ी सी सुनना चाहती हूँ, बल्कि व्यूवर्स भी सुनना चाहते हैं कि वेट लिफ्टिंग एक मुश्किल काम है, एक प्रॉपर अगर हम देखें मर्द को, किसी भी बंदे को जो खिलाड़ी ऐसा करना चाहता है उसके लिए मुश्किल है, लेकिन आपने मासूरी के बावजूद भी बड़े अच्छे तरीके से किया है इसको। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, मुझे मेरी लाइफ के अंदर जो पार्ट जो था वो ऐड हुआ, ये मेरी इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो सोसाइटी का, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर सोसाइटी का बिहेव जो होता है ना, वो फिर हमें पॉजिटिव की तरफ भी ले जा सकता है, हमें नेगेटिव की तरफ भी ले जा सकता है। तो उस सीन्स को शुरुआत जो थी वो नेगेटिविटी के ऊपर हुई थी कि पता नहीं मैं कोई अलग मखलूक बन गया हूँ, कि एकदम से जब मैं 8 साल का था तो पोलियो का अटैक जब हुआ, तो मैं उस वक़्त एकदम से जो था ना वो झटका लगा कि मैं क्या एक हंसता फिरता, मतलब कि चलता फिरता जो है एकदम से नीचे ज़मीन पे आ गया हूँ। तो वो बड़ा एक वो मेरे लिए जो था ना वो दर्दनाक लम्हा था। तो लेकिन फिर उस उम्र में बच्चे को शऊर होता है, एग्जैक्टली उसको पता होता है मेरे साथ क्या होगा। बिल्कुल। तो मैं फिर जो था उसके बाद फिर जो था ना वो आजमाइश जो थी वो स्टार्ट हुई, कि जैसे मतलब कि बाहर निकलना, सोसाइटी का बिहेव जो होता था, मतलब कि तरह तरह के नाम डाल दिए, फिर जोक्स इस तरीके के होते थे कि वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं होते थे, वो हाथापाई के भी हो जाते थे। तो लेकिन फिर उसके बाद फिर एक ही माइंडसेट उस वक्त बना था कि यार कुछ अगर अल्लाह ने चाहा तो मैंने कुछ ऐसा करना कि मैंने इन सब के मुंह बंद करने। क्या बात है। तो फिर मुझे याद पड़ता है कि जब मैं स्कूल में एडमिशन मेरा हुआ, PSRD जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही मेरा जो था ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और 2001 में जब मैंने क्रचिज़ के साथ चलना स्टार्ट किया, तो वो जो मेरी एक सोच थी वो फिर मेरी वो जुनून में बदल गई। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेरे जो टीचर थे इफ्तिखार साहब और जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने फिर उस चीज़ को जो था उन्होंने कहा कि आप इसको कर सकते हो, आप करो। तो उन्होंने फिर मुझे मेरी जो थी वो सरपरस्ती की, और इतना मतलब कि किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैं नेशनल चैम्पियन बना पाकिस्तान का। और देन उसके बाद इस पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 20 टाइम्स आई एम अ नेशनल चैम्पियन, माशाल्लाह, 5 टाइम इंटरनेशनल, और उसके अलावा मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से था, माशाल्लाह। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, फिर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब की तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, फिर जितने भी वज़राए आला जो हैं KPK पंजाब, और फिर इसी तरह गवर्नर्स के जो हैं अवार्ड्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किए। बट इसके साथ एक और चीज़ थी जो मैंने मतलब कि ऑब्ज़र्व की, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उस तरीके से इनकरेज नहीं किया जाता। ठीक है। तो उसमें फिर मैंने एक शुबा देखा था कि यार इसमें जो है आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई स्पेशल पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर सका, और वो है टूरिज़म का। अच्छा। टूरिज़म का, क्योंकि हमारा जो पोलियो अफेक्टेड होते हैं, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, या स्पाइन के ये जो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो बहुत वीक हो जाता है, तो उसमें हम ज़्यादा देर एक जगह पे स्टिल जो है वो बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने फिर उसका जो है वो ये सोच अपनाई कि यार इसको मैंने अचीव करना। अब वेट लिफ्टिंग तो मैं जितना हो सका था वो मैंने किया, बट इसको मैंने नहीं छोड़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वो अपनी 3 व्हील बाइक बनाई, और उसके ऊपर फिर मैंने सिंध से लेकर जो है वो चाइना बॉर्डर का सफ़र करके
पाकिस्तान का पहला नेशनल रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया। क्या बात है, बात चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं आप, बस चाहना आपको तो जरूरी सलूक है। करना चाहिए। यस, दैट्स रियली गुड सर। ना सिर्फ एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया बल्कि उसके बाद जो जो करने का दिल किया वो करते चले गए। मतलब आप सफ़र शुरू करें, एक कदम बढ़ाएं और फिर वो कारवां चलता चला जाता है। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है, यकीनन वो भी आपको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। जी हरमीत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जितनी भी तारीफ़ हम करें वो कम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है जिस तरह आप इन्होंने जिक्र किया जुमले कसने का और जिस किस्म की चीज़ें हमें फेस करनी होती हैं, वो बड़ा, या तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं उन चीज़ों का मुकाबला करते हुए, और ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे लगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप आए, वेट लिफ्टिंग भी आपने की, तो उसको भी टाइम देना, फिर सब कुछ स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना कितना आपके लिए था, कितना मुश्किल था, लेकिन आप कर गए? देखिए, लाइफ में अगर मुश्किलात ना हो तो फिर ज़िंदगी जीने का जो है ना वो मज़ा नहीं आता। तो मैं हमेशा से जो है उन चीज़ों को अपनाया जिसमें कोई भी मेरा जो गोल है वो मुझे आसानी से अचीव ना करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक वो था, जैसे अब उसके साथ मेरा एक मकसद था ज़िंदगी के अंदर कि मैं अपने लिए तो जो कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए भी कुछ करना है कि जिनको अल्लाह ताला ने मेरी तरह ही एक जिस्म अता किया है, उसमें दिल रखा है, दिमाग रखा है, लेकिन वो घरों में बिल्कुल बेड पे पड़े हैं, उन तक कोई भी नहीं पहुंचता। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो था वो जितना भी मुझसे हो सका मैंने काम किया और उन लोगों को बाहर निकाला कि आप सोसाइटी को छोड़ें, ये कभी किसी हाल में आपसे खुश नहीं होगी। आप अपने आप को पहचानें, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उसको जो है वो देखें कि आप क्या कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकली नहीं है, वो मेंटली है। अच्छा, आपको पता है बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, आपका आपके रब से जो ताल्लुक है ना वो आपको इतना मजबूत बना देता है, आपका आपके रब पे जो यकीन है वो आपको कुछ भी करने के लिए तैयार कर देता है। आपने ये सब कुछ जब किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो आप पाकिस्तान का भी फ़ख्र है, बहुत सारे क्रेडिट्स, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारी जीत आपके नाम है। घर वालों का शुरू से किस तरह से वो इनकरेजमेंट रही, किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और मैं वो जानना चाहती हूँ कि वो जर्नी कैसी रही? देखिए, इसमें थोड़ी सी मुश्किलात तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैंने एक फैक्टर जो है वो सोसाइटी का बयान किया, तो उसमें फिर अपने जो रिश्तेदार भी जो है वो भी आ जाते हैं। बट मेरी ज़िंदगी में सबसे बढ़कर जो है वो मेरे माँ बाप जो थे, क्योंकि मेरी माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी कि बेटा जब तक हम हैं तुम अपनी लाइफ में जो है ना वो हमारे शहजादे बादशाह हो, तो जियो, लेकिन वक्त आने पे जो है ना अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। अगर आज तुम ना खड़े हुए तो कल को कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। ठीक। तो मैं उनकी बातों को लेकर, जाहिर सी बात है जब वो हर एक ने जाना है दुनिया से, तो माँ के जाने के बाद फिर माँ और बाप, वो बाप ही जो थे वो जो मेरे अभी तक अल्लाह उनको सलामत रखे कि जिन्होंने कभी मुझे मतलब कि उस चीज़ को जो है ना वो नहीं होने दिया, ना कभी ऐसा एहसास होने दिया। एक ही हौसला उनका जो होता है कि जो करना करो। ठीक है। तो मुझे सिर्फ उनके अलावा या और कोई ऐसा मतलब कि जो है, अली आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक मैसेज आपकी तरफ से अगर चला जाए कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाते लोग बच्चों को, बिल्कुल अभी तक बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रुकावट समझी जाती है। तो आपने अचीवमेंट तो की, लेकिन अगर आपको वो कतरे पिला दिए गए होते, अगर आप पोलियो से बच गए होते तो कितना फ़ायदा होता, उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं इस पे ज़रूर जो है हर जगह पे मेरा ये एक मोटिव होता है, क्योंकि जब इंसान एक चीज़ से गुज़रता है तो उसको बखूबी अंदाज़ा होता है कि ये कितना अहम और ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए, हमारी जनरेशन के लिए। तो लेकिन अगर इजाज़त दे तो मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि अभी मैंने इसी को अपने बाइक के पैशन को लेकर जो है पाकिस्तान की तारीख़ का बल्कि दुनिया की तारीख़ का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें मतलब कि जितने भी हमारी जो आला शख्सियात हैं, जो साहिब इस्तात हैं, उनकी हेल्प के बगैर जो है ये नामुमकिन होगा मेरे लिए। ठीक है।
तो ये क्योंकि ये एक बहुत लंबा टूर होगा कि जो गिनीज बुक में भी इंशाल्लाह ताला ये दर्ज होगा कि किसी ठीक है। स्पेशल वो क्या पर्सन के है? साथ ये ट्रैवल होगा बाइक पे, अपनी पे 3 व्हील बाइक के ऊपर जो है 3 व्हील बाइक पे, वो एक और दुनिया कहाँ का से दुनिया का चक्कर। चक्कर लगेगा। वाह, अच्छा जी। कितने लोग हैं? मतलब आपने अब ऑब्वियसली आपका टारगेट होगा कि आप जैसे लोग जो हैं वो दुनिया देखें। ये टारगेट किस तरह से होगा? आप खुद करेंगे या आपने अपनी टीम बिल्ड की हुई है वो आपके साथ नहीं, जाएंगे? हम 3 से 4 लोग अच्छा, करेंगे ठीक है। जिसमें 2 हम स्पेशल पर्सन होंगे अच्छा। और एक हमारे अटेंडेंट जो गाइडर है वो होंगे साथ। ठीक है। तो उसमें जो है अब मैं इस पोलियो के ऊपर आता हूँ कि क्योंकि पोलियो का जो है ऐसा हमारे मुल्क में अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी बिल्कुल। No doubt। हम उस तरीके से जो है सोसाइटी को जो है वो मोटिवेट नहीं कर पाते, लेकिन मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि देखिए ज़िंदगी जो है वो बहुत अहमियत रखती है। अगर आज हम अपने बच्चों को लिए जो है उन चीज़ों को माएँ ख़ास तौर पे, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ जो होता है वो तमाम से बढ़कर जो है वो आगे आती है, तो मेरा उन माँओं के लिए जो है ना ये पैगाम है, खुदा के लिए बच्चों की ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बनाए। ये 2 बूंद पी लेने से कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कि आपकी नस्लें जो हैं वो आबाद रहती हैं, आपकी नस्लों में कोई ऐसा कोई वो चीज़ सिम्टम्स नहीं आते कि जो कल को आपके बच्चे को जो है वो इस तरीके से सोसाइटी का जो है वो बिहेव का सामना करना पड़े। ठीक है। ठीक है अली मुस्तफा, इसमें थैंक यू। मायूसी भी आती होगी कई लम्हे पे, जी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मायूस होकर बिल्कुल सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको हिम्मत दिलाने के लिए क्या किया क्या जाएगा, क्या कहिएगा? देखिए मेरा तो उनके लिए जो है वो एक ही पैगाम होता है कि भाई मैं आपके सामने हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मायूस हो गया, शिकवा शिकायत किए, लेकिन बात वही आ जाती है जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है, अपने अंदर की वो सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने उसको अता की होती हैं, जब तक वो उनको नहीं पहचान सकता वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्या चाहे बात वो है। दौलत का सबसे बड़ा धनी हो या कुछ भी हो, लेकिन पहचान खुद की पहचान करोगे मंजिल आपके सामने होगी। अपनी मदद आप करेंगे तो माशाल्लाह, बहुत अल्लाह खूबसूरत आपकी बातें मदद करेगा। करते हैं। बहुत प्यारी बात है। और लक फ्रॉम आवर साइड Thank you so जो आप much। करने जा रहे हैं वो आप करें, और जो आपने कर लिया उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद पूरी गुड मॉर्निंग पब्लिक टीम की तरफ से। सो वी आर डन। अब हमारी होगी 2 दिन की छुट्टी, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, थोड़ा सा इधर उधर देखें, किसी और को भी अगर आपकी ज़रूरत है तो उनका भी ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।